CFLs एंड पीडीए के चैप्टर में अब हम लोग अपना 5th टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पीडीए। ओके, इसके बाद बस एक टॉपिक बचेगा, दैट इज DCFLs, और उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं भाई? 5th टॉपिक देख रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरी सजेशन है, आप पहले मेरे CFLs एंड पीडीए का जो चैप्टर का सिलेबस है वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने सीक्वेंस में समझाया था कौन सा टॉपिक हम लोग कब करेंगे। ठीक है, तो 4 टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 5th टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज आवर सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पीडीए। मान के चलना ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, पीडीए CFGs एंड पीडीए का जो चैप्टर है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार क्वेश्चन आए हैं पीडीए से, और रादर लगभग हर बार आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो पीडीए का जरूर मिलेगा। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से और बहुत आराम से पढ़ना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पीडीए एग्जैक्टली क्या है? देखो, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, मैंने आपको पहले काफी बार बता रखा है, बट सिर्फ फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। पीडीए क्या है भाई? पीडीए इज नथिंग बट एन एक्सेप्टेंस डिवाइस फॉर CFLs। ठीक है, पीडीए इज एन एक्सेप्टेंस डिवाइस फॉर CFLs। ठीक है, CFLs को एक्सेप्ट करने के काम आता है। तो ऐसे ही FA हमने क्या पढ़ा था भाई? FA क्या होता था? एक्सेप्टेंस डिवाइस फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। FA वाज एक्सेप्टेंस डिवाइस फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। तो हम क्या कहते थे? कोई लैंग्वेज को प्रूव करना रेगुलर है या नहीं, तो आप क्या कहते थे? या तो उसके लिए रेगुलर ग्रामर बना देना, या फाइनाइट ऑटोमेटा बना देना, या रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देना, है ना? आपको याद आ रहा होगा, मैंने सारा बताया था। मैं लिखते जाता हूं फटाफट से। ठीक है, टू प्रूव लैंग्वेज इज रेगुलर, ये सब आपको पता है ना? लैंग्वेज इज रेगुलर, 3 तरीके हैं मेरे पास। या तो आप उसके लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना दो, फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब NFA DFA कुछ मर्जी बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट FA कोई ना कोई बना दो, है ना? सिंपल बात है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, या फिर उसके लिए कोई रेगुलर ग्रामर लिख दो, या फिर उसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक काम कर दिया आपने, तो हम बोल देते थे कि लैंग्वेज रेगुलर है। सिमिलरली, अगर आपको प्रूव करना है कि लैंग्वेज CFL है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं, टू प्रूव लैंग्वेज इज CFL, उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख दो जो कि इस CFL को जनरेट कर दे, या फिर आप उसके लिए पीडीए बना दो। ठीक है, तो पीडीए इज एक्सेप्टेंस डिवाइस फॉर CFL, है ना? और ये दोनों बातें इक्विवेलेंट है, मतलब अगर आपने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बना दी तो पीडीए बनेगा, और अगर आपने पीडीए बना दिया तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जरूर बनेगी। दोनों बातें इक्विवेलेंट हैं। अब जैसे रेगुलर में तो मैंने आपको प्रूव कर दिया था ना, रेगुलर ग्रामर से FA, FA से रेगुलर ग्रामर बहुत सिंपली हम लोग कर जाते थे। रादर रेगुलर ग्रामर का एक रेस्ट्रिक्टेड वर्जन था, याद है आपको? टर्मिनल फॉलोड बाय नॉट एक्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, या फिर ओनली टर्मिनल, याद आ रहा है? जैसे हम बोलते थे S implies AS और A, है ना? तो इस टाइप को ये जो रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन होती थी रेगुलर ग्रामर्स की, उससे हम लोग FA बना लेते थे, तो FA से ये बना लेते थे, है ना? मैंने सब आपको अच्छे से प्रूव किया हुआ है। लेकिन वहां पे बहुत इजी था, लेकिन यहाँ इतना इजी नहीं है। प्रूव करना है कि कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपने लिखी है तो उसको मैं पीडीए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और पीडीए को मैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दिस इज नॉट एन इजी टास्क, हो जाता है, बट वही बात है, इतना अभी फिलहाल गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जब गेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सारा कुछ आराम से दिखा दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था जब ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था JNF में ग्रामर होगी तो बड़ी जल्दी काम हो जाता है। तो वो सारा काम खैर बाद में देखेंगे, अभी हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड होता तो मैं आपको जरूर समझा देता कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से पीडीए कैसे बनता है और पीडीए से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे बनती है। देखो, ये दोनों बातें इक्विवेलेंट होंगी तभी तो मैं कह पाऊंगा ना कि टू प्रूव लैंग्वेज इज CFL आपके पास 2 तरीके हैं, तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या पीडीए। क्योंकि देखो, सिंपल बात इतनी करता हूं, अगर आपको कोई लैंग्वेज को CFL प्रूव करना है तो आपको उसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी पड़ेगी, इतना तो कंफर्म है, तो डेफिनेशन ही कहती है ना? इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। लेकिन पीडीए वाली बात को प्रूव करने के लिए मेरे को इक्विवेलेंस दिखाना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और पीडीए एकदम इक्विवेलेंट है। मतलब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो उसको पीडीए में कन्वर्ट करके दिखा दूं, और पीडीए को मैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करके दिखा दूं। ये काम कर गया तो फॉर्मली प्रूफ आएगा मेरे सामने कि कोई भी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आ जाए, वो कोई भी लैंग्वेज आ जाए, आप उसको CFL कैसे प्रूव करोगे? उसके लिए या तो पीडीए बना दो या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बना दो। ठीक है, तो मैं ये प्रॉपरली ना, ये देखो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको शायद टेंशन में ला सकते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो अ लैंग्वेज इज CFL, a language is CFL if and only if a language is CFL if and only if there exists PDA accepting it। ठीक है, a language is CFL if and only if there exists PDA accepting it। तो इस बात को अगर मेरे को प्रूव करना है, इफ एंड ओनली वाली बात समझ रहे हो ना, बोथ वेज, तो मतलब पीडीए बन गया लैंग्वेज के लिए तो वो CFL है,
और कोई CFL है उसके लिए PD जरूर बनेगा, एंड दोनों बातें है ना। तो यहाँ से यहाँ भी है और यहाँ से यहाँ भी है। लॉजिक स्टाइल से कोशिश करो समझने की, मैं बार बार चीज एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये बातें हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, आपको ये चीज पता है कि लैंग्वेज इज CFL, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूँ, अ लैंग्वेज इज CFL if and only if there exists CFG generating it, उसको जनरेट करने के लिए एक CFG मेरे को मिल जाए, है ना। ये तो इफ एंड ओनली वाली बात है, मतलब बोथ वे चलेगी। और ये तो डेफिनेशन यही है भाई, है ना। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कब होगी, जब उसके लिए कोई ना कोई मैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकूं। तो ये स्टेटमेंट प्रूव मेरे को करने की जरूरत है, इसको तो प्रूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि तो डेफिनेशन है CFLs की, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए मेरे को क्या बोलना पड़ेगा कि हर एक CFG पीडीए में कन्वर्ट हो जाती है और हर एक पीडीए CFG में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब समझ पा रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि पीडीए इज इक्विवेलेंट टू CFG, मतलब पीडीए से CFG बन जाएगा, CFG से पीडीए बन जाएगा। अगर मैं ये स्टेटमेंट प्रूव कर गया तो मैं बोल दूंगा कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है कि लैंग्वेज इज CFL इफ एंड ओनली देयर इज पीडीएफ एक्सेप्टिंग इट। समझ पा रहे हो, लास्ट टाइम एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये तो डेफिनेशन है भाई कि लैंग्वेज इज CFL इफ एंड ओनली देयर इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटिंग इट, दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा, अब ये चीज हमारे को प्रूव करनी है कि लैंग्वेज इज CFL इफ एंड ओनली देयर इज पीडीएफ एक्सेप्टिंग इट। तो कैसे प्रूव करें कि पीडीएफ एक्सेप्टिंग इट, ये इफ एंड ओनली वाली बात है। तो हमारे को दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली चीज, अगर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो वो पीडीए में कन्वर्ट हो जाएगी, और पीडीए है तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्रूव करके कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो ऑब्वियसली जब CFG और मतलब CFL के लिए हम क्या करें कि CFG एग्जिस्ट करे, इफ एंड ओनली CFG एग्जिस्ट करे और CFG और पीडीए बराबर हैं, तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो जाएगी। समझ पा रहे हो, मतलब ये देखो मैं लिख देता हूँ 1 और 2, इन दोनों स्टेटमेंट से आप ये थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन में बोल के भाग सकते थे। बट ये प्रूव करना थोड़ा सा अजीब काम है, तो ये हम लोग आफ्टर गेट करेंगे। जब गेट ओवर हो जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कुछ कुछ पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको बताता रहूंगा। जैसे मैंने CY के एल्गोरिथम छोड़ दिया, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं था। मैंने सिंपली बता दिया कि ऑर्डर एंड क्यूब में हम पता लगा लेते हैं कि स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है नहीं, एंड सो ऑन। वो सब चीजें मैंने कुछ कुछ बातें मैंने स्किप करी हैं, तो वो सब हम लोग गेट की बात कर लेंगे क्योंकि अभी मेरे पर भी प्रेशर है, आप पे भी प्रेशर है कि हमारा गेट का सिलेबस एटलीस्ट ओवर हो जाए। तो ओवर हो जाएगा तो उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कराता रहूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। वो मेरी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपका मन करेगा तो आप उनको पढ़ लेना, नहीं मन करेगा तो उन वीडियोस को स्किप कर देना। बट मैं बनाऊंगा जरूर क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैं मेरी डिक्शनरी में नहीं है कुछ भी स्किप करना, मैंने पढ़ाना आपको एक एक बात है, ठीक है। तो वो हम लोग गेट के एग्जाम के बाद आराम से देख लेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम आई थिंक मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अब आपको लगेगा कि सर आपने इतना स्ट्रेस क्यों दिया इस बात पे। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपका सिर घुमा देगा। देखो क्या क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा अ लैंग्वेज इज CFL, a language is CFL if there exists FA accepting it। बोलो क्या ये बात ठीक है। आप बोलोगे बकवास है, महाबकवास बात है, अभी तो आप ऊपर बता के आए हो कि पीडी होना चाहिए, ये क्या है। लेकिन यहाँ पे ध्यान लगाओ, मैंने इफ लगाया है, IFF नहीं लगाया, ठीक है। तो इफ लगाने का मतलब वन वे थ्योरम, वन वे थ्योरम मतलब एफ इस तरह से। देखो याद है ना, क्यू इफ पी क्या होता था, और लॉजिक में याद करो क्यू इफ पी क्या होता था भाई, पी इंप्लाइज क्यू, है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, देयर इज FA एक्सेप्टिंग इट। अगर कोई लैंग्वेज के लिए FA है, इंप्लाइज लैंग्वेज CFL। बात समझ में, इस तरह से चला ना, क्यू इफ पी कैसे चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था ना भाई, पी इंप्लाइज क्यू, उल्टा। तो ऐसे मैंने लिख दिया लैंग्वेज CFL इफ देयर इज FA एक्सेप्टिंग इट, तो उल्टा चलाना है आपको। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं कि FA फॉर L इंप्लाइज L इज CFL। बोलो क्या ये बात ठीक है। आपको लगेगा बकवास है, बट एक्चुअली में ये बात 100% ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको इतना पता है कि अगर FA फॉर L हुआ देन L इज रेगुलर, और आपको पता है एवरी रेगुलर इज CFL। तो ऑब्वियसली ये बात ठीक है, समझ पा रहे हो। ये देखो मैं लिखता हूं FA फॉर L मींस L इज रेगुलर। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि L इज रेगुलर इंप्लाइज L इज CFL। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये थर्ड कंक्लूजन क्यों नहीं बोल सकते, और ये थर्ड कंक्लूजन बोल सकते हो तो फिर ये बात क्यों नहीं कह सकते, अ लैंग्वेज इज CFL इफ देयर इज FA एक्सेप्टिंग इट। 100% ये स्टेटमेंट ट्रू है, समझ पा रहे हो। यही कंफ्यूजन आती है गेट एग्जाम में जो कि प्रॉब्लम में फंसा देंगे आपको। तो प्लीज ध्यान रखना, ये गलत नहीं है भाई, दिस इज 100% करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज 100% करेक्ट,
प्लीज ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये जो ऊपर बात बोली है उसमें इतना स्ट्रेस लगाया। आपको लगेगा कि सर इतने टाइम वेस्ट क्यों करा, इसलिए मैंने टाइम लगाया था ताकि आप समझ सके। वेस्ट में तो टाइम करता ही नहीं भाई, स्पेंड करता हूँ टाइम, ठीक है, अच्छे से बोला करो। वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम on this on understanding this. Why? Just because I want you to understand this basic concept. क्या language है CFL if there exists FA accepting it. This is 100% correct statement. अभी तक आई नहीं है बट ये आएगी आज नहीं तो कल। मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा। 2012 में मैंने प्रेडिक्शन करी, 2014-15 में क्वेश्चन आ गया, जो 2014 में प्रेडिक्शन करी वो 16-17 तक आ गया। तो ये भी आज नहीं तो कल गेट एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, प्लीज ध्यान रखना, इस पे तारे बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ बट अगर मैं आपको बोलूं, एक नीचे लिखता हूं, ये एक बार ना पहले इसको छोटा करता हूं, आराम आराम से नोट डाउन करो ये सारा कुछ, है ना, ऐसे नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, फिर आपको दिक्कत आएगी। लो पहले इसको नोट डाउन कर लो यहाँ तक, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू तक यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर लिया। चलो अब मैं आता हूँ जी आगे अपने पॉइंट पे। देखो भाई, अब मैं क्या कहता हूं, अगर मैं बोल दूं कि अ लैंग्वेज इज रेगुलर, या क्या लिखी थी वही स्टेटमेंट लिखूंगा मैं ऊपर वाला, ताकि आपको कंफ्यूजन है। हाँ, लैंग्वेज इज CFL, ठीक है, सेम टू सेम लिखते हैं। अ लैंग्वेज इज CFL इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट FA एक्सेप्टिंग इट। ये बात बकवास है एकदम, क्यों? क्योंकि मैंने इफ एंड ओनली बोल दिया। इफ एंड ओनली बोलने का मतलब बोथ वेज, बोथ वेज का मतलब इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों ट्रू होनी चाहिए। देखो ये वाला तरफ जो है, ये तो मैंने अभी पहले बताया आपको, FA फॉर L मींस देयर एग्जिस्ट, ये चलो मैं लिखता हूं, देयर एग्जिस्ट FA फॉर L implies L is CFL, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। बट अगर मैं बोल दूं कि L is CFL implies there exists FA फॉर L, ये बात गलत है, ठीक है। तो दोनों ट्रू होंगे तभी हम इफ एंड ओनली वाली बात कह सकते थे। तो ये प्लीज ध्यान रखना भाई, IFF है या IF है, ठीक है। तो IF अगर आया तो वो वाली बात एकदम ठीक है, बट IFF आ गया तो बहुत गलत है। प्लीज वही बात है भाई, रटना नहीं है भैया, रट के वही बात है, मैं हमेशा समझता हूँ गेट के लिए अगर आपने कुछ रट दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। गेट में क्या करेंगे फिर, गेम खेलने के लिए इनको उल्टा पलटी करके दे देंगे, मतलब बोल देंगे कि देयर एग्जिस्ट FA फॉर L इफ लैंग्वेज इज CFL, वो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये सब ये देख रहे कुछ नहीं है, लॉजिक है। अगर आपने मेरे लॉजिक की प्लेलिस्ट देख रखी है तो ये बातें आपको बिल्कुल ट्रिवियल लग रही होंगी, एक झटके में आपको समझ आ रही होंगी, नहीं तो भाई बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रही होंगी, ऐसे आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ में भी आ भी रहा होगा तो जोर लग रहा होगा बहुत दिमाग पे, लेकिन मेरा 0.11% भी जोर नहीं लग रहा दिमाग पे। क्यों नहीं जोर लग रहा? क्योंकि मेरे को लॉजिक आता है। अगर आपको लॉजिक आता होगा तो आपके भी दिमाग पे 0.1% भी जोर नहीं आ रहा होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा जोर आ रहा होगा और आपको समझने में दिक्कत भी लग रही होगी, आप पॉज कर करके देख रहे होगे। तो यही पावर है लॉजिक की, इसलिए पहले लॉजिक ढंग से कर लो। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, लॉजिक के बिना कोई भी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आप हिला नहीं सकते भाई, ठीक है। तो ढंग से लॉजिक पहले कर लो, उसके बाद पूरी कंप्यूटर साइंस को हाथ लगाना, उससे पहले हाथ मत लगाओ कंप्यूटर साइंस को, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, गेट एग्जाम में आनी आनी है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अब देखो मैं घुमा फिरा करके एक स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ, ऊपर से एक बार देख लेता हूँ मैं क्या लिखे। हाँ, तो मैं इसको घुमा के लिखता हूँ कि देयर एग्जिस्ट PDA एक्सेप्टिंग L। अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं, देयर एग्जिस्ट PDA एक्सेप्टिंग L इफ L इज CFL। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा भाई, लॉजिक स्टाइल से ऐसे पढ़ेंगे ना हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे, L is CFL implies, सॉरी देयर एग्जिस्ट FA ना, सॉरी फॉर दैट, FA बोला था ना मैंने, हाँ जी। तो हम बोलेंगे L is CFL implies देयर एग्जिस्ट FA accepting L, देयर एग्जिस्ट FA accepting L। बकवास है ये बात एकदम, ठीक है, क्योंकि CFL होगी तो कोई ना कोई FA जरूर मिलेगा मिलेगा नहीं। अरे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आपको पता नहीं है क्या, A पावर N B पावर N, तो मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, N is greater than equal to 1, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, इक्वल इज इक्वल बीस, तो ये FA कहां बनेगा इसके लिए? नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वाले वीडियो देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट कंपैरिजन है भाई, है ना, ए और बी में हम इनफाइनाइट कंपैरिजन कर रहे हैं, जहाँ पे भी इनफाइनाइट कंपैरिजन आया वहां पे FA गया। FA की बस की बात नहीं है, क्योंकि FA के पास मेमोरी बड़ी लिमिटेड है, इनफाइनाइट मेमोरी होती तो वो काम कर जाता, लेकिन उसके पास मेमोरी नहीं है, रादर ऐसे नहीं बोलना मेमोरी नहीं है, उसको मेमोरी बहुत कम है, जिसके कारण वो नहीं कर पाता है काम। रादर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सारी बातें आपके साथ करनी है कि A पावर N B पावर N FA एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता, वो हम आराम से, अभी 2 मिनट होल्ड डालो, मैं आराम से बात करूंगा इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो L is CFL implies there is FA accepting L, this is 100% रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, मैं एक बार इसको छोटा करता हूँ और मैं स्टेटमेंट नंबर लिखता चला जाता हूँ, जो जो मैं आपको पढ़ाया है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आ जाएंगी गेट एग्जाम में और आपको कंफ्यूजन में डाल देंगी। तो पहली स्टेटमेंट हमने ये पढ़ी कि अ लैंग्वेज इज CFL if there exists FA accepting L, if there exists FA accepting it, ये बात एकदम ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमने ये पढ़ी, अ लैंग्वेज इज सीएफएल इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट एफए एक्सेप्टिंग इट। फिर थर्ड स्टेटमेंट हमने बिल्कुल मिलती जुलती ये पढ़ी कि देयर एग्जिस्ट एफए एक्सेप्टिंग एल इफ एल इज सीएफएल। ठीक है, हाँ जी, तो ये बकवास निकली एकदम, है ना। और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट एकदम ठीक निकली है, बाकी ये दोनों बकवास निकली है। ठीक है, गलत है ये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैंने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, है ना, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। पीडीए क्या है? एक्सेप्टेंस डिवाइस है फॉर सीएफएल। तो एक्सेप्टेंस डिवाइस फॉर सीएफएल कहने का मतलब क्या होगा? अ लैंग्वेज विल बी सीएफएल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पीडीए एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, यही प्रॉपर स्टेटमेंट हमने लिखी थी कि लैंग्वेज सीएफएल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पीडीए एक्सेप्टिंग इट, बोथ वेज। मतलब देयर एग्जिस्ट पीडीए एक्सेप्टिंग एल मींस एल इज सीएफएल, एल इज सीएफएल मींस देयर इज पीडीए एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, बोथ वेज। प्लीज लॉजिक स्टाइल में आप समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरे ख्याल से मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? देखो ऐसे लिख लेना, अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज होमवर्क में लिख लेना। जिन्होंने लॉजिक नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत आ जाएगी, तो मैं दोबारा से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। लैंग्वेज सीएफएल implies there is PDA accepting it, फिर there is PDA accepting it implies language CFL। दोनों बातें एकदम ठीक हैं, तभी हमने if and only वाली बात बोली है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, और ये सब चीजें ठीक है, मैं मेरे ख्याल बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं, आप आराम से इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो कहां तक नोट डाउन कर लिया था आप लोगों ने? आई थिंक यहाँ तक हो गया था ना। हाँ, तो ये दो स्टेटमेंट जो बच रही हैं आप उनको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो ये हो गई जी बेसिक इंट्रोडक्शन टू पीडीए। तो आपको सब समझ में आ चुका है पीडीए क्या कर रहा है? सीएफएल्स को एक्सेप्ट करने का काम आता है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीएफएल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए पीडीए बना के छोड़ दो, या फिर कंटेक्स्ट ग्रामर लिख के छोड़ दो। कंटेक्स्ट ग्रामर लिख वो तो सिंपल डेफिनेशन ही हो जाएगी, बट पीडीए बना दो तो भी एक ही बात है। तो अगर आप पीडीए बना गए तो मैं लैंग्वेज को सीएफएल बोल पाऊंगा, पीडीए नहीं बना तो बोल देंगे लैंग्वेज सीएफएल नहीं है। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ मैं अब। ठीक है, हाँ, अब आए बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, why a power n b power n is greater than equal to 1 is not accepted by fa। ठीक है, why it is not accepted by fa, बताओ ये fa से एक्सेप्ट क्यों नहीं होता? ठीक है, why it is not accepted by fa। देखो खास बात क्या है, a पावर n b पावर n में इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए ना भाई इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए। मैं एक बार पहले लिख देता हूँ, fa हैज लिमिटेड मेमोरी। प्लीज ये बात ध्यान रखना, ऐसे मत बोलना कि fa के पास मेमोरी नहीं होती है, fa हैज लिमिटेड मेमोरी। ठीक है, लिमिटेड मेमोरी का मतलब क्या है? एक बार आराम से सुन लो, देखो जो भी मैं अभी सारे पॉइंट्स बोलूंगा वो आराम से सुन लो। देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए सारे लिखे हुए हैं, तो मैं इसको आराम से टाइम दे दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो प्लीज पहले आराम से सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आराम आराम से सुनो, सब कुछ छोड़ दो, कॉपी पेन सब छोड़ दो, रख दो, यहाँ पे ध्यान लगाओ, आराम से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में सारे पढ़ दूंगा, मैंने सारा नोट्स अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो पहले सुनो मेरी बात फटाफट से, क्या कह रहा हूँ मैं? एफ ए हैज लिमिटेड मेमोरी। ठीक है, लिमिटेड मेमोरी होती है इसके पास, ऐसे मत बोल देना कि नो मेमोरी, एफ ए हैज नो मेमोरी, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट तो रिमेंबर कर रहा है, नहीं तो स्टेट भी ना रिमेंबर कर पाता। एफएससीएम फाइनल स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म, याद है कि नहीं? मैंने आपको बताया था ये टेप है इनफाइनाइट लेंथ की, सेल्स में डिवाइडेड है। जब मैंने एफए स्टार्ट किया था, याद करो, फाइनल ऑटोमेटिक, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, 5 टपल थे, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नोट, तो वहां पे मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बताई थी कि नहीं बताई थी? रीड हेड होगा, एक एंड उसका टेप से कनेक्टेड होगा, एक एंड फाइनल स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म से कनेक्टेड होगा, जिस जो कि स्टेट नंबर स्टोर कर रहा है। एंड क्या बोला था मैंने? स्टेट नंबर स्टोर कर रहा है, तो स्टोर तो हो रहा है ना, मतलब मेमोरी तो है, तो एटलीस्ट वो स्टेट तो दिमाग में रखता है। अगर कुछ भी ना मेमोरी होती तो फिर तो कुछ याद ही ना रख पाता। इस बात पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एफए हैज नो मेमोरी और लिमिटेड मेमोरी। एफए हैज लिमिटेड मेमोरी, ऐसे मत बोलना एफए हैज नो मेमोरी, मेमोरी तो है लेकिन लिमिटेड है। क्यों? बेचारा कम से कम स्टेट तो याद रख के बैठता है, ऐसे तो नहीं कि स्टेट भी नहीं याद रहती इसको। हाँ जी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? एफए हैज लिमिटेड मेमोरी। ठीक है, तो हम क्यों कह रहे हैं लिमिटेड मेमोरी? बिकॉज एफएससीएम स्टोर स्टेट नंबर, स्टेट नंबर तो स्टोर कर रहा था। अच्छा, तो अब एक बात जरा मुझे ये समझाओ, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि इस पास लिमिटेड मेमोरी है क्योंकि एफएससीएम स्टेट स्टोर करके चल रहा था। अच्छा, अब खास बात ये भी देखो, ये स्ट्रिंग रिमेंबर कैसे रखता है? तो लिमिटेड मेमोरी वाली बात है, मैं इसको थोड़े से और अलग तरीके से आपको समझाता हूं। अलग तरीके से क्या बोलूंगा, स्ट्रिंग रिमेंबर कैसे रखता है? एफ स्ट्रिंग तो रिमेंबर नहीं रख सकता, तो ये स्टेट से जंप कर करके स्ट्रिंग को रिमेंबर करता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये देखो, जैसे ट्रिपल ए, तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी ऐसे कुछ था, है ना? तो ये इक्वल वाली बात है ना। तो एफ ए कैसे रिमेंबर करेगा भाई? देखो, आप बोलोगे ए पढ़े Q1 पे आए, फिर ए पढ़े Q2 पे आए, फिर ए पढ़े Q3 पे आए। ठीक है, फिर ए पढ़े तो Q3 पे आए, तो अब Q3 पे आए, उसका मतलब 3A आप पढ़ चुके हो, तो समझ पा रहे हो? तो एफ ए रिमेंबर स्ट्रिंग बाय जंपिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप करते करते ही ये स्ट्रिंग रिमेंबर रख सकता है। इसके पास और कोई वे आउट नहीं है स्ट्रिंग रिमेंबर करने का। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद फिर ट्रिपल भी आया, तो फिर आप बोलोगे लो जी Q4, फिर Q5,
और फिर बी आया तो फिर Q6 एंड Q6 विल बी माय फाइनल। क्यों? क्योंकि ट्रिपल भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए, इक्वल भी है इसमें। ठीक है, ऐसे डबल भी। अब देखो प्लीज ये मत बोल देना कहीं सर लूप लगा दो ना काम खत्म हो जाएगा। लूप लगा दी अगर आपने यहाँ पे, देखो अगर आपने यहाँ पे एक ही लूप लगा दी, फिर याद कैसे रखिएगा? कितने मर्जी ए आप पंप कर जाओगे, ये तो पंपिंग लिए मैं बोलता था, जितने चाहोगे उतने पंप कर जाओगे। पंप करने के बाद फिर याद कहां से रखोगे कि ए कितने थे और आगे बी कितने थे? तो इसको याद रखना है ए और बी बराबर है या नहीं बराबर, तो उसके लिए इसको स्ट्रिंग रिमेंबर करना पड़ेगा। मतलब कितने एज है उसको याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे रखता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप करके। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, ए पार एंड बी पार एंड, उसमें बहुत ज्यादा इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर। प्लीज ये मत बोल देना कि इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग है। लेंथ हमेशा फाइनाइट होती है। मैं आपको बार बार समझाया था जब मैं स्ट्रिंग पढ़ा रहा था आपको, याद करो। फर्स्ट सेकंड लेक्चर था आई थिंक टीओसी का, मैंने वहां समझाया था आपको, स्ट्रिंग हमेशा फाइनाइट लेंथ के होते हैं, इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रिंग नहीं होते। तो आपको लगेगा ठीक है सर फाइनाइट लेंथ के होते तो ठीक है, फाइनाइट मेमोरी से एक्सेप्ट हो जाएंगे, बट नहीं, ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट है। तो ए पावर एन बी पावर एन हैज इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो यहां पे देखो हो क्या रहा है। अगर आप बोलोगे कि मैं 10 स्टेट कैफे बनाऊंगा, तो मैं बोल दूंगा ए पावर 10 बी पावर 10 के लिए क्या करोगे? फिर आप बोलोगे कि 1 लाख स्टेट कैफे बनाऊंगा, तो फिर ए पावर 1 लाख बी पावर 1 लाख उस स्ट्रिंग के लिए क्या करोगे? ए पावर 2 लाख बी पावर 2 लाख के लिए क्या करोगे? अब जितनी भी स्टेट का एफए बनाओगे ना, मैं उससे कुछ फालतू लेंथ का स्ट्रिंग सोच के बैठ जाऊंगा, तो आप फंस जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे सेंस आ रही है इनफाइनाइट मेमोरी की। ठीक है, तो ये चीज समझ चुके हैं आप लोग कि हमारे को यहाँ पे ये लूप तो आएगी नहीं, तो बार बार आपको स्टेट बदल बदल के ही काम करना पड़ेगा। बिना स्टेट बदले आप काम नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि स्ट्रिंग रिमेंबर नहीं कर सकता। सिंपल बात है भाई। देखो उसको मैचिंग करनी है ना, ए और बी बराबर है या नहीं है। तो ए पावर 1 लाख बी पावर 1 लाख ऐसे आया, तो 1 लाख एज इसको याद करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो बोलेगा कि ठीक है अच्छा 1 लाख एज मेरे को याद है, तो ठीक है जी, अब आगे 1 लाख भी मेरे को और पढ़ने हैं। समझ पा रहे हो? फिर वही बात है, 1 लाख भी पढ़ने के लिए फिर 1 लाख स्टेट और लग जाएंगी लगभग अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो देखो तीन तीन ए थे तो फिर आपको 4 स्टेट लग गया, तो 1 लाख एक स्टेट मेरे को बोलनी चाहिए। रफली मैं बोल रहा हूँ 1 लाख 1 लाख एक में को फर्क नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 लाख और 1 लाख 1 सब, और एक स्टेट फालतू लगी ना। देखो सिंपल बात है, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए के लिए आपको 4 स्टेट लग रही है। बात समझ रहे हो? क्योंकि बेसिक सा पॉइंट है भाई, ये पंपिंग लेमा में मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि एन लेंथ का स्ट्रिंग है, तो n+1 स्टेट चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, है ना? तो 3 ए को रिमेंबर करने के लिए 4 स्टेट चाहिए। तो ऐसे ही ए पावर 1 लाख हुआ, तो फिर 1 लाख 1 1 लाख 1 स्टेट्स लगेंगी 1 लाख ए को याद रखने के लिए। वो 1 2 से क्या फर्क पड़ रहा है? सिंपल बात, रफली करो 1 लाख स्टेट बस। ठीक है, रफली बात करो। 1 लाख स्टेट चाहिए मेरे को ए रिमेंबर करने के लिए, फिर आगे 1 लाख स्टेट्स चाहिए बी रिमेंबर करने के लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 1 लाख ए के पीछे 1 लाख बी है अगर, तो 1 लाख स्टेट्स पहले मेरे को चाहिए ए के लिए, और उसके बाद फिर 1 लाख स्टेट्स आगे चाहिए मेरे को बी के लिए, क्योंकि इसको याद रखना है, सीधी सी बात है। तो सिंपल बात ऐसे करो, ये देखो चलो एक एग्जांपल और लो। 1 लाख ज्यादा लग रहा है आपको, तो ए पावर 100 बी पावर 100, तो बोलूंगा 100 स्टेट्स लगभग मेरे को चाहिए ए रिमेंबर करने के लिए, फिर आगे 100 स्टेट्स और चाहिए बी रिमेंबर करने के लिए। समझ पा रहे हैं? तभी तो मैचिंग होगी। सिंपल बात है भाई, ए पावर एंड बी पर अगर आपको मैच करना है, मतलब ए और बी बराबर हैं, तो ए आपको याद रखने पड़ेंगे ना कितने एज आपने पढ़े हैं। और याद रखने का तरीका क्या है इसके पास? स्टेट्स बदल बदल के काम। बिना स्टेट्स बदले तो काम कर नहीं सकता, ये याद तो रहेगा नहीं इसको, है ना? तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप कर करके याद रखता है, तो याद रखने के लिए इसको एक से दूसरे स्टेट पे बार बार जंप करना पड़ेगा। तो इसलिए लगभग 100 स्टेट्स लग जाएंगी ए को 100 ए याद रखने के लिए, और फिर 100 भी याद करने के लिए और आगे 100 स्टेट लग जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसे अब ए पावर 101, फिर 101 स्टेट्स चाहिए, फिर बी पावर 101, फिर 101 और स्टेट्स चाहिए, एंड सो ऑन। तो एक सेंस समझ पा रहे हो? इनफाइनाइट स्टेट्स का एफए बनेगा। रफली बनाओ, देखो अगर आपको लग रहा है कि क्या कर रहे हैं सर, तो लो मैं रफली बना के दिखाता हूं आपको, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो नीचे करता हूं मैं, थोड़ा सा रफली बना के दिखाता हूं। देखो भाई, ए पावर बी पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था ना, तो देखो मैं क्यू नॉट इनिशियल से शुरू होऊंगा, ए पढ़ूंगा Q1 पे आऊंगा, बी पढ़ूंगा Q2 पे आऊंगा। इनिशियल फाइनल तो बनाने नहीं, क्योंकि मैंने ए पावर बी पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का देता तो मैं इनिशियल भी फाइनल बना देता। अच्छा, एनएफए बना रहा हूं रफली ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है जी, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा ए पढ़ा से Q3 पे आया, राधा चलो यही यही कर देता हूँ, है ना? आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो सर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। लो जी, एक ए अगर यहाँ पे आ गया तो आप आ जाओगे से Q3 स्टेट पे। ठीक है जी, उसके बाद फिर एक बी पढ़ के आप आ जाओगे Q4 स्टेट पे, फिर बी पढ़ लिया तो आप वापस Q2 पे आ जाओगे। समझ पा रहे हो? तो डबल बी एक्सेप्ट हो गया। अच्छा जी, ट्रिपल बी के लिए देखो 2 ए पढ़ा है ना, Q3 पे आए हो, तो एक ए और पढ़ो, Q5 पे आओ, उसके बाद फिर एक बी पढ़ो, Q6 पे जाओ, फिर 2 बी पढ़ने हैं ना आपको, तो 2 बी पढ़ने हैं, तो लो जी यहाँ जाओ। मिनिमम स्टेट से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो 2 बी यहाँ से पढ़ के आप फाइनल पे पहुंच जाओगे। ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाओगे ना। फिर अगर आपको 4 ए 4 बीस करने थे, तो 3 ए आप पढ़ चुके हो, तो एक और पढ़ोगे से Q7 पे आओगे,
उसके बाद 4A's हो गए। अब 4B's पढ़ने थे आपको, तो देखो इसको 3B's पढ़ाने की आदत है। एक मिनट रुको भाई, शायद मेरे से मिस्टेक हो रही है। एक भी पढ़ लिया, उसके बाद फिर सॉरी फॉर दैट, एक भी आपको और पढ़ना था ना। हाँ, यहां से ऐसे बोलना, यहां से भी पढ़ के और इधर चले जाओगे आप लोग। समझ, देखो ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ये देखो ऐसे डबल ए डबल बी, सिंगल ए सिंगल बी, फिर समझ पा रहे हो ऐसे डबल ए डबल बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फिर 4A's और 4B's चाहिए थे, तो ये देखो 4A's आप यहां पढ़ चुके हो। उसके बाद एक भी पढ़ोगे तो Q7 पे आओगे, ठीक है। और उसके बाद यहां से ये दो भी है ना, तो लो एक बी और पढ़ के आप Q6 पे आ जाओ। तो ये देखो 4B's पढ़ के आप 5 पे चले गए, तो 4A's 4B's एंड सो ऑन, ऐसे खींचता चला जाएगा ये। समझ पा रहे हो? सेल्फ लूप कहीं, लूप तो कहीं आनी नहीं है, क्योंकि लूप आ गई तो जितने जाओगे उतने पंप कर जाओगे, या उतने 20 उतने मतलब अगर बी में लूप आ गई तो उतने 20 पंप कर जाओगे, हिसाब नहीं रहेगा ए और बी कहां कितने मैच हो। समझ पा रहे हो? अगर लूप मैंने ए में लगा दी तो ये जितने चाहूंगा उतने पंप कर जाऊंगा, फिर हिसाब कैसे रखूंगा ए और बी बराबर है। ऐसे अगर बी में मैंने लूप लगा दी तो फिर जितने चाहूंगा उतने भी पंप कर जाऊंगा, फिर हिसाब कैसे रखूंगा कि ए और बी बराबर है। तो हिसाब रखने के लिए मतलब क्या याद करना है, याद करना तो एक ही तरीका है, क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप कर करके आप याद कर सकते हो, और कोई आपके पास वे आउट नहीं है एफए में। तो समझ पा रहे हो कि भाई इसमें इनफाइनाइट स्टेट्स लग जाएंगे। तो इनफाइनाइट स्टेट्स का तो मैं एफए बना ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले से समझा रखा है एफए मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। एफए फाइनाइट ऑटोमेटा है। फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या है भाई? फाइनाइट स्टेट्स। इनफाइनाइट स्टेट्स इसके पास नहीं है, बट ए पावर एन बी पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इनफाइनाइट स्टेट्स का मेरे को एफए बनाना पड़ेगा, और वो कुछ होता ही नहीं है, इमेजिनरी बात है वो, है ना। इनफाइनाइट स्टेट्स का ऑटोमेटा कैसे बनेगा? आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फाइनाइट ऑटोमेटा चाहिए मेरे को, है ना, मतलब फाइनाइट स्टेट चाहिए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो आपको बेसिक बेसिक आइडिया लग चुका है कि ए पावर एन बी पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमारा ये जो एफ है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, है ना। क्योंकि देखो सिंपल बात है, मैचिंग करवानी है ना आपको। मैचिंग करवानी है तो फिर जितने एज आए हैं ए और बी बराबर मैच कर रहा हूं, तो पहले ए याद करने पड़ेगा ना। और याद कैसे करेगा? ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप कर करके याद करेगा। और फिर वही बात है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है हमारे पास, तो फिर इनफाइनाइट स्टेट्स का एफ बनाना पड़ जाएगा। बार बार समझा रहा हूं, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है मेरे पास, इसलिए इनफाइनाइट स्टेट्स का एफ बनाना पड़ जाएगा। ये मत बोल देना कि स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट है, स्ट्रिंग की लेंथ तो फाइनाइट है भाई। जो भी स्ट्रिंग आप इस लैंग्वेज में से उठाओगे वो फाइनाइट का ही होगा। तो आपको लगेगा कि सर अगर सारे स्ट्रिंग फाइनाइट लेंथ के हैं तो फिर फाइनाइट लेंथ के इनफाइनाइट ये लैंग्वेज फिर इनफाइनाइट कैसे बनी है? कोई ना कोई तो इनफाइनाइट का स्ट्रिंग होगा। नहीं, रेगुलर वो बात करो, सिंपल बात करो, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या है भाई? सारे नंबर्स फाइनाइट ही हैं, लेकिन वो सेट इनफाइनाइट है ना। क्यों? क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब इन द सेंस इनफाइनाइट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये आपको पता है, इनफाइनाइट तो एक कंसेप्ट है, इनफाइनाइट नंबर नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो भी तो नेचुरल नंबर का सेट भी तो इनफाइनाइट है, तो वो कैसे इनफाइनाइट है? तो आप बोलोगे कि सर कोई ना कोई नंबर तो इनफाइनाइट होगा, नहीं है ना। वहां पे जो भी नंबर आप लिखोगे, चाहे सवेरे से लेकर शाम तक लग रहा हो, तो ऐसे 100 पेज का आपने एक नंबर लिख दिया, वो भी तो फाइनाइट ही है, वो इनफाइनाइट थोड़ी है। तो आप ऐसे समझ लो, ए पार एन बी पार है ना, तो आप ए लिखते रहो, सवेरे से लेकर शाम तक ए लिखते चले जाओ, फिर अगले दिन से शाम तक बी लिखते चले जाओ। तो सवेरे से लेकर शाम तक जितना भी लिखा होगा, एक जितने से 1 लाख पेज आपने भर दिए, तो जितने 1 लाख पेज भरे हैं वो फाइनाइट ही तो है, इनफाइनाइट थोड़ी है। थोड़ा सा आप सेंस समझ में आई मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? तो दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग। तो एफए नीड इनफाइनाइट स्टेट्स बिकॉज दिस लैंग्वेज हैज इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स, दैट्स व्हाई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर फाइनाइट स्टेट्स का आप कोई भी एफए बनाओगे तो आप खुद ही फंस जाओगे। आपने अगर 10 लाख स्टेट का भी एफए बनाया होगा तो मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं, ए पावर 20 लाख बी पावर 20 लाख ले आओ, वहीं फंस गया मैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। ठीक है, तो जो भी मैंने कुछ बोला है, मैंने आपको कहा था सुनना है, आपको समझना, मतलब समझना है, लिखना कुछ नहीं है। अब देखो लिखना जो है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कर रखा है। आपका मैंने काम काफी आसान किया हुआ है, पहले थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हल्का सा ये जो भी मैंने थोड़ा सा इंट्यूशन से समझाया है वो सब नोट डाउन कर लो। तो मेन बात आपको क्या समझ में आई है? ए पावर एन बी पावर एन एक्सेप्ट करने के लिए मेरे को इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए, ताकि मैं ये स्ट्रिंग रिमेंबर रख सकूं, कितने एज आए फिर कितने भी जाए, क्योंकि मैचिंग करवानी है तो इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए मेरे को, है ना, क्योंकि एज कितने भी आ सकते थे। बट फाइनाइट ऑटोमेटा हैज लिमिटेड मेमोरी, इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है, इसलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। जो कुछ मैंने सारे लिखा हुआ है वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। लो भाई, ठीक है, ये कर लिया ना नोट डाउन अच्छे से? ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। ये देखो मैंने देखो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, अगर आपको राइट ट्रिक समझ में आए तो मैं पढ़ देता हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या है? ए पावर एन बी पावर एन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एफए बिकॉज़ एफए हैज लिमिटेड मेमोरी। ब्रैकेट में लिख दिया, डू नॉट थिंक दैट एफए हैज नो मेमोरी बिकॉज़ इट इज रिमेंबरिंग स्टेट्स बाय एफएससीएम। फाइनाइट कंट्रोल मैकेनिज्म स्टेट्स तो रिमेंबर करके चल ही रहा है,
ठीक है, और ये स्ट्रिंग रिमेंबर कैसे करता था, जंपिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है। ये मैं इस बात पे बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है गेट एग्जाम में, एफ हैज नो मेमोरी और लिमिटेड मेमोरी, इट हैज लिमिटेड मेमोरी। ये मत बोल देना कि इट हैज नो मेमोरी, स्टेट तो रिमेंबर कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, we need infinite memory to accept a power n b power n because only way to accept a power n b power n is to count number of a's and b's and match it। काउंट करने हैं a's और काउंट करने भी, और उसके बाद उसकी मैचिंग करनी है, तो ऑब्वियसली मेरे को इनफिनिट मेमोरी चाहिए। अच्छा, टू मैच a's and b's it has to remember how many a's are read, कितने a's रीड करे उसके बाद ही तो मैच करेगा, तो मतलब उसको याद रखना पड़ेगा। तो उसका मतलब वही बात है, इनफाइनाइट मेमोरी की सेंस आ रही है। तो लिखो आगे, देखो आगे मैंने क्या लिखा है, एफ ए रिमेंबर स्ट्रिंग्स बाय जंपिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए नीड 4 स्टेट्स, ये देखो मैंने लिख के दिखा दिया। अच्छा, सो इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट ए पावर एन बी पावर एन एफ ए नीड इनफाइनाइट स्टेट्स। ठीक है, जो हमने पीछे बना के दिखाया आपको, तो हेंस इनफाइनाइट कंपैरिजन कैन नॉट बी डन बाय एफ ए। तो ये बात आई बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको जब आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको वहां बताया था ना कि इनफाइनाइट मेमोरी, रादर मैं इसको अलग उससे लिख देता हूँ पेन से ताकि आपको याद रहे, है ना। हाँ, तो जब मैं आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज वाला वीडियो बना रहा था, तो मैंने वहां पे आपको ढंग से समझाया था ना कि इनफाइनाइट कंपैरिजन एफए के बस की बात नहीं होती, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट कंपैरिजन करने के लिए आपको इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए, और इनफाइनाइट मेमोरी आपके पास है नहीं, फाइनाइट ऑटोमेटिक है तो फाइनाइट मेमोरी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस देखो, ये रेगुलर नहीं होती ना, क्योंकि एफ नहीं बनेगा, ए पावर एन बी पावर एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंपैरिजन हो गया, ए पावर एन बी पावर एम सच दैट एन इज ग्रेटर देन एम, कंपैरिजन हो गया, एंड सो ऑन। सारा कुछ आपको मैंने लिखवा रखा है भाई, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज वाला वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। जहां पे भी इनफाइनाइट कंपैरिजन आएंगे, एफ वहां पे फेल है, तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। ठीक है, हाँ, बट वही बात है, मैं नाना करते करते चीजें रिपीट करते रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बैक ऑफ द माइंड में चीजें फिट रहे, है ना, आप भूल भाल ना जाओ कुछ बातें, इसलिए मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। तो ये जरा मुझे समझाओ, ए पर एन बी पर एन एन इज लेस देन इक्वल टू 1000, ये पक्का रेगुलर है। क्यों? क्योंकि अब देखो, ए पर बी पर एन इज लेस देन इक्वल टू 1000 मतलब फाइनाइट मेमोरी, फाइनाइट लैंग्वेज है, और फाइनाइट लैंग्वेज है तो एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। अब देखो कारण क्या है, आपको अब अपने से समझ में आ रहा होगा। देखो ये जो एफ मैंने बनाया है, ये देखो, एक मिनट रुको, ये देखो, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये देखो, यहाँ पे आपने ये देखो, अब आपको सेंस आ रही ना, एन इज लेस देन इक्वल टू 1000 मैंने कहा है आपको। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बन जाएगा, और क्या होगा, आप ऐसे सब खींचते चले जाओगे इसको नीचे, इन्फिनिटी तक तो नहीं खींचना ना आपको इसको, आप इसको खींचते चले जाओगे, और धीरे धीरे करके हमारा ये जैसे देखो 4 ए's 4b's तक हो चुके हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो ए बी डबल बी ट्रिपल बी 4 ए's 4b's एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ऐसे 5 ए's 5b's 6 ए's 6b's 7 ए's 7b एंड सो ऑन अप टू 1000 है 1000 भी, जितने भी स्टेट्स बनेंगे वो देख लेना आप लोग। बट मेन बात क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा उसके लिए बन जाएगा, बन गया तो अपने आप से रेगुलर। तो ये भी आपके सामने प्रूफ है कि एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। इस बात का प्रूफ क्या है, हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको थोड़े थोड़े और क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी चीजें हम क्या कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ आगे, है ना। तो आगे हमने लिख दिया कि सो वी नीड अ न्यू डिवाइस विच हैज इनफाइनाइट मेमोरी टू एक्सेप्ट सीएफएल्स एंड दैट डिवाइस इज पीडीएफ। ठीक है, तो इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए सीएफएल्स को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मैचिंग वाली बात आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, तो अब वही बात है, देखो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ सकती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ बातें मान ली जाती हैं, तो हमारे को यहाँ बोलना चाहिए सो वी नीड अ न्यू डिवाइस विच हैज इनफाइनाइट मेमोरी टू एक्सेप्ट सीएफएल्स विच आर नॉट रेगुलर एंड दैट डिवाइस इज पीडीएफ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि सीएफएल्स में फिर रेगुलर बीच में इंक्लूडेड है, ओनली सीएफएल कहने का मतलब क्या होगा, रेगुलर साथ साथ है। तो आपको चाहिए क्या, ये समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो ये रेगुलर और ये सीएफएल, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए ना भाई, इनके लिए थोड़ी इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए, ये भी तो सीएफएल है, एवरी रेगुलर सीएफएल आल्सो। ठीक है, मैं एग्जांपल भी देता था, ये इंडिया है ये दिल्ली है, तो दिल्ली में खड़े तो इंडिया में तो खड़े खड़े हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप दिल्ली में खड़े इंडिया में नहीं खड़े, तो इट इज नॉट अलाउड। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपने यहाँ पे कोई लैंग्वेज बोली है दिस इज रेगुलर, तो ऑब्वियसली वो सीएफएल तो है ही है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था कि सो वी नीड अ न्यू डिवाइस, वो इम्प्लिसिट बात मान ली जाती है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, बट मेरे को ढंग से ऐसे लिखना चाहिए था, सो वी नीड अ न्यू डिवाइस व्हिच हैज इनफाइनाइट मेमोरी टू एक्सेप्ट सीएफएल्स व्हिच आर नॉट रेगुलर एंड दैट डिवाइस इज पीडीएफ। ठीक है, सीएफएल्स एंड नॉट रेगुलर, क्योंकि रेगुलर फाइनाइट में काम हो जाएगा ना, तो कहां लिखूं मैं, सीएफएल्स बट नॉट रेगुलर, सीएफएल्स एंड नॉट रेगुलर, ये ब्रैकेट में लिख लेना भैया आप लोग। ठीक है, मैंने गंदा से लिखा है, आप प्लीज अच्छे से लिख लेना। ठीक है, सीएफएल से नॉट रेगुलर एंड दैट डिवाइस इज पीडीए, तो वो पीडीए है। अच्छा, अब देखो एक लाइन की डेफिनेशन है पीडीए, पीडीए क्या है, एफ ए प्लस स्टैक ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी। तो यहाँ पे ना एक डब्बा मैंने साथ लगा दिया, फाइनाइट ऑटोमेटा है जो मेरा पहले चलता था, नॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटा ही है ये भी, इसमें कोई नई बात नहीं है, बट साथ में एक डब्बा मैंने अटैच कर दिया, और वो डब्बा कैसे है भाई, इनफाइनाइट मेमोरी का है, जिसको हम लोग स्टैक बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब रफली मैं आपको समझाता हूँ, ए पावर एन बी पावर एन ये कैसे सेट करेगा, पीडीए कैसे सेट करेगा। मैं क्या बोलूंगा भाई, जितने भी एज पढ़ रहे हो ना आप, वो सारे सारे डब्बे में डालते चले जाओ,
ठीक है, अब जैसे ही बी आएंगे ना, फिर बी से आप एस की कटिंग करना, कटिंग इन द सेंस ए को मान लो रेड बॉल्स और बीस को मान लो ब्लू बॉल्स। सिंपल बात ऐसे करो। भी देखो, एक बच्चे को आप कहो कि मैंने यहाँ पे ये देखो, इंट्यूटिव आइडिया में दे रहा हूं आपको, फिर मैं आगे डिटेल में जाऊंगा। जैसे देखो, हमारे पास से 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब देखो, मैं व्हाइट इसका फायदा उठाऊंगा ना कंप्यूटर का। हाँ, अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, 4 रेड बॉल्स हैं और 4, सॉरी 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। किसी बच्चे को कहो कि आप बताओ ये दोनों कैसे पता लगाओगे बराबर है कि नहीं है, तो क्या सोचेगा, कहेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्लैक बॉल्स है ना, और एक डब्बा मैंने बोला आपके पास है, तो क्या करेगा वो क्या कहेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो ब्लैक बॉल्स आपको नजर आ रही हैं, आप वो इस डब्बे में डालते चले जाओ। तो 4 बॉल्स मैंने पढ़ी, एक एक करके पढ़ता गया और उनको डब्बे में डालता चला गया। ठीक है, तो जैसे देखो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए एकदम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहली बॉल पढ़ी और डब्बे में डाल दी। ठीक है जी, फिर दूसरी बॉल पढ़ी और डब्बे में डाल दी। अच्छा जी, फिर तीसरी बॉल देखी मैंने, पढ़ी क्या, देखी, तो डब्बे में डाल दी। फिर चौथी बॉल देखी मैंने और उसको भी उठा के डब्बे में डाल दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही रेड बॉल्स आएंगी तो मेरा दिमाग चेंज, मैं क्या कहूंगा, यहां से रेड बॉल उठा के फेंकूंगा और यहां से ब्लैक बॉल उठा के फेंकूंगा। यहां से रेड बॉल फेंकूंगा, ब्लैक फेंकूंगा, रेड फेंकूंगा, ब्लैक फेंकूंगा, रेड फेंकूंगा, ब्लैक फेंकूंगा। ठीक है, फाइनली जब यहां से मेरी सारी बॉल्स खत्म होगी और डब्बे में भी कोई बॉल नहीं बची, तो मैं बोल दूंगा कि ब्लैक और रेड बॉल्स बराबर थी, अदरवाइज वो बराबर नहीं थी। तो यही लॉजिक हम आराम से पीडीएफ में लिख के दिखाएंगे। तो बेसिक बेसिक आइडिया आपको समझ में आया कि स्टैक ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी, जो डब्बा मैंने साथ लगा उसे कितनी बड़ी एडवांटेज मिली। ये काम ओनली एफए नहीं कर सकता था, एफए विद स्टैक कर सकता है। ठीक है, तो एफए से हम लोग पहले जो भी एज पढ़ते जाएंगे वो सारे स्टैक के अंदर पुश करते चले जाएंगे। अब टेक्निकली बोल रहा हूँ, टेप से, टेप एफए क्या करेगा भाई, टेप से अपना एज पढ़ता जाएगा, तो ए पढ़ता जाएगा और वो स्टैक के अंदर हम लोग डालते चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही बीज आएंगे, हम ए के बी की कटाई करते चले जाएंगे, कटिंग करते चले जाएंगे। मतलब बी से ए, मतलब बी पढ़ेंगे यहाँ से ए फेंकेंगे, फिर बी पढ़ेंगे ए फेंकेंगे, फिर बी पढ़ेंगे ए फेंकेंगे, फिर बी पढ़ेंगे ए फेंकेंगे। ऐसे जब सारे बीज यहाँ पे खत्म हो जाने चाहिए और यहाँ पे सारे ए खत्म हो जाने चाहिए, हम बोल देंगे कि ए और बी बराबर है। कंपैरिजन समझ में आया। ऐसे ए ज्यादा होने चाहिए बी से, तो आप समझ जाओगे आगे। ठीक है, मैं वही थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ, ए ज्यादा है बी से, तो कैसे पता लगेगा, बी सारे खत्म हो जाने चाहिए, स्टैक में बचने चाहिए, है ना। बी ज्यादा होने से वो क्या करोगे, बी ज्यादा होने चाहिए से, तो फिर हम क्या कहेंगे, स्टैक में से सारे खत्म हो जाने चाहिए, टेप पे हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बीज बचे होने चाहिए। तो देखो, हर टाइप का कंपैरिजन आप आराम से करा सकते हो। तो यही पावर है जी पीडीए की। तो ऑब्वियसली पीडीए ज्यादा पावरफुल है, तो खाली एक सिंपल एक डब्बा लगाने से इनफाइनाइट मेमोरी का मेरे पास बहुत ज्यादा पावर आ गई। प्लीज ध्यान रखना, इनफाइनाइट मेमोरी का डब्बा है। आपको लगा इनफाइनाइट कैसे है, ऑब्वियसली मैंने आपको शुरू में समझाया था, हम लोग टीओसी में इमेजिनरी मशीन की बातें करें, सारी मशीन से इमेजिनरी है, रियल लाइफ में कहां से एग्जिस्ट करेंगी, इनफाइनाइट मेमोरी तो होती नहीं, फाइनाइट मेमोरी होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब इमेजिनरी बातें चल रही है। ठीक है, सब इमेजिनेशन का खेल है ये सारा। ठीक है जी, ओके। तो स्टैक ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी। अच्छा, अब फाइनाइट मेमोरी का क्यों नहीं लिया मैंने, इनफाइनाइट मेमोरी का क्यों लिया, तो अगर आप फाइनाइट मेमोरी कर लेते तो आपको बोलना पड़ता कि कितनी, क्या कितनी है ये। आप बोल दोगे कि से 1 लाख सिंबल रखने की ताकत है, फिर मैं बोल दूंगा कि ए पावर 2 लाख, बी पावर 2 लाख आ गए, तो क्या करोगे, फिर फंस जाओगे। है तो बात नहीं, तो फिर तो फाइनल मेमोरी का स्टैक वो होना ना होना कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो काम एफए भी करके दिखा देता। समझ पा रहे हो, स्टैक विद फाइनाइट मेमोरी अगर आपने लगाई, तो एफए प्लस स्टैक ऑफ फाइनाइट मेमोरी, दैट इज नथिंग बट एफए ओनली। इंपॉर्टेंट बात आ सकती है, गेट एग्जाम में तक आई नहीं है, पता नहीं मेरे मन में जो बातें आती है मैं आपको लिखता चला जाता हूँ। देख रहे हो, वही बात है, जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मेरी कंसंट्रेशन एकदम पीक पे आती है, और जब पीक पे आती है तो अपने आप से मन से कुछ कुछ बातें निकलती रहती हैं और वो आ जाते हैं गेट एग्जाम में। मेरे को बहुत स्टूडेंट बोलते थे कि सर जो आप पढ़ाते हो ना, पता नहीं क्या होता है कि जो बोली हुई बातें होती है वही सारी हमारे को एग्जाम में नजर आती है, और ये फैक्ट है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना इतना एक्सपीरियंस भी हो जाता है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन जब मेरी नॉर्मली यहाँ कंसंट्रेशन होती है पढ़ाते, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंसंट्रेशन यहाँ आ जाती है एकदम पीक पे, और फिर वहां से फिर बातें निकलती हैं अच्छी अच्छी, और वो बातें ऐसी होती हैं कि आ जाती हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, आप देखो कितनी अच्छी ब्यूटीफुल बात निकल के आई। मैं बोल सकता हूँ इसको कि एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस स्टैक ऑफ फाइनाइट मेमोरी, स्टैक ऑफ फाइनाइट मेमोरी। तो अगर आपने फाइनाइट मेमोरी का स्टैक लगा दिया फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ, तो फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, वो पीडीए नहीं बना है, मतलब पावर इंक्रीज नहीं हुई। तो आप बोलोगे कि एफए के साथ मैंने एक फाइनाइट मेमोरी का स्टैक लगा दिया, तो क्या उसकी पावर बढ़ गई एफए की, नहीं जी नहीं, पावर नहीं बढ़ी, सेम टू सेम है, वही एफए की एफए रह गया। क्योंकि वही बात है, आप जैसे देखो, मैंने आपको बोला था कि अगर आपने 1 लाख सिंबल एक्स्ट्रा, मतलब 1 लाख यू कैन से सिंबल रखने की ताकत का आपने स्टैक साथ लगा दिया, एफए के साथ लगा दिया, तो ए पावर 1 लाख, बी पावर 1 लाख तक ही जा पाएगा। उसके आगे ए पावर 2 लाख, बी पावर 2 लाख के लिए क्या करोगे, फिर ये तो 1 लाख ही स्टोर कर सकता है, आगे तो स्टोर कर नहीं सकता, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो हो जाएगा तो फिर याद कैसे रखिएगा, फंस जाओगे आप लोग। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वही बात है, ए पावर 1 लाख, बी पावर 1 लाख के लिए तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी था,
आपके पास वो स्टेट्स फालतू लग जाएंगे और क्या होगा, काम तो कर जाएगा। बात समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लो, ज्यादा इतना डीप में मत घुसो, क्योंकि मैं तो बहुत अब घुस चुका हूँ डीप में, बट आप कोशिश करो जितना आप इंट्यूशन समझ पा रहे हो। देखो एफ ए नॉर्मल एफ ए लगाओगे और ये एफ ए प्लस टैग विद फाइनाइट मेमोरी लगाओगे, तो इससे फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि यहाँ पे एफ ए में स्टेट्स थोड़ी सी कम हो जाएगी, स्टेट्स लेस, स्टेट्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी, काम सारे होंगे। यहाँ पे बस स्टेट्स थोड़ी सी फालतू लग जाएंगी, ठीक है, स्टेट्स मोर, स्टेट्स ज्यादा लग जाएंगी, यहाँ पे स्टेट्स थोड़ी सी कम लग जाएंगी, काम तो वही होना है भाई जो आपका चल रहा था। आई थिंक जैसे ए पावर 1 लाख बी पावर 1 लाख तक की लैंग्वेज है ये। देखो जैसे मैं बोलता ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख, तो इसमें बहुत ज्यादा स्टेट्स लगाएगा ये, लेकिन ये कम स्टेट्स में काम कर जाएगा। और वो कैसे करेगा वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, है ना। ऐसे समझ लो, देखो सिंपल बात इतनी करो, एक स्टेट जो पहली क्यू नोट स्टेट होगी वो क्या करेगी, ए सारे पुश करती चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और जैसे ही बीज आएंगे आप स्टेट Q1 कर लेना और उसे काट लेना, तो 2 या 3 स्टेट में लगभग आपका काम खत्म हो जाएगा। आप ये पावर एन बी पावर एन एन इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख एक्सेप्ट करवा जाओगे इससे, और यहाँ पे शायद ज्यादा स्टेट्स लग जाएंगे, लगभग 2-2.5 लाख स्टेट लग जाएंगी। रफली बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा इतना घुस नहीं रहा हूँ, एग्जैक्ट कितने लगेंगे जरूरत भी नहीं है इतने समझने की, बस मैं आपको सिंपल समझाना चाह रहा हूँ, इंट्यूशन से क्लियर करना चाह रहा हूँ। गेट एग्जाम में अभी तक आया नहीं, अब देखो उस पर तारा बना लो, आ जाएगा गेट एग्जाम में, आ जाए तो कल क्वेश्चन, ठीक है। तो एफ ए प्लस टैग ऑफ फाइनाइट मेमोरी, will it increase the power of fa, या सिंपल पूछ सकते थे कि this will accept what, fa plus stack of finite memory will accept what, रेगुलर लैंग्वेजेस से cfls, है ना, आगे csl एंड सुन क्या accept कर सकते हो, तो ओनली रेगुलर, इसके ऊपर नहीं जा सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, तो मैं और वही बात है, जितना बोलता जाऊंगा ना उतना टाइम बर्बाद होता जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक मैं बोलता रहूंगा, वही बात मैं हमेशा आपको बोलता भी हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग, जितना पढ़ा रहा हूँ ना, आइसबर्ग देखते हो सिर्फ 1 या 2% नजर आता है, बाकी 98-99% पानी के नीचे हिडन होता है। तो वही बात है, जितना मैं बोल रहा हूँ 2 to 3% है, बाकी नीचे हिडन है, दम है, तो जितना है उतना निकाल लो, ठीक है। ऐसे तो मैं सुबह से लेकर शाम तक भी बोलता रहूंगा तो भी बंद नहीं होंगी बातें, मेरे मन में आती चली जाएंगी, तो मैं इसको बात को यहीं पे होल्ड लगाता हूँ। दैट्स इट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, तो पीडीए क्या होता है भाई, एफ ए प्लस स्टैक ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी, बट एफ ए प्लस स्टैक ऑफ फाइनाइट मेमोरी लगा दोगे तो एफ ए और कुछ नहीं। और जो एफ ए आपने बोला है स्टैक ऑफ फाइनाइट मेमोरी प्लस एफ ए, तो ये एफ ए के पास स्टेट थोड़ी सी कम होंगी, है ना, काम वही करेगा जो हमारा नॉर्मल एफ ए कर रहा था, पावर फालतू नहीं आएगी। आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और बड़ा नया पॉइंट है, एकदम मेरे माइंड में है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, आज नहीं तो कल ये गेट एग्जाम में जरूर आएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपके साथ, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में होगा, ठीक है जी एफ ए प्लस टैग, रफली ना देखो ऐसे बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली, ये अनफॉर्चुनेट बात है, इसलिए मैंने इस बात पर स्ट्रेस दिया है। नॉर्मली पता है टीचर क्या बोलता है, टीचर बोलता है एफ ए इज पीडीए इज इक्वल टू एफ ए प्लस टैग, बस ये है सबसे बड़ी मुसीबत। और मैं आपको बताता हूँ हमेशा, प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं आईआईटी में, उनको सब पता है, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको सब पता है बच्चा क्या पढ़ के आता है, किस कोचिंग से पढ़ के आता है, और क्या उसको आता है क्या उसको नहीं आता है, उनको सब पता है, ए टू जेड। जो पेपर डिजाइन कर रहा है ना उसमें बहुत पावर है, उसको सब पता है, और उसको ये चीज पता है, उसको बच्चे बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट है बात बहुत ज्यादा, बट टीचर बोलते हैं पीडीए क्या होता है भाई, एफ ए प्लस टैग इज पीडीए, बस इतना बोल के भाग जाएंगे, आप भी रट लोगे पीडीए इज एफ ए प्लस टैग। अब गेट एग्जाम में एक लेवल ऊपर करके क्वेश्चन बना के दिया, उसने बोल दिया स्टैक ऑफ फाइनाइट मेमोरी, आपको लगेगा ठीक है स्टैक तो है ही, क्या हो गया फाइनाइट हो गया, इनफिनिट, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, एफ ए प्लस स्टैक होता है, पीडीए तो ठीक है जी। अब बोल दोगे नहीं जी नहीं तो पीडीए है, पर एक्चुअली ये एफ ए है। और देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल लिखा है, पीडीए इज इक्वल टू एफ ए प्लस स्टैक ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम लगाया इस बात को समझाने में, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, और रफली आइडिया भी मिल गया आपको कि ये पीडीए काम कैसे करता है ना, ए पुश करते चले गए, बी से उनकी कटाई कर ली एंड सो ऑन। तो जब मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूँ पीडीए की, कंस्ट्रक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, पीडीए दे करके पूछेंगे आपसे कि इसकी सीएफएल बताओ क्या है ना। तो वहां पे जनरली जब मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ तो वहां पे यही पॉइंट बार बार बोलूंगा, कटाई करते टाइम ए और बी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आराम से, अभी नहीं ज्यादा नहीं बोलता मैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मेन बात क्या है भाई, ए पुश करते हैं बी से काटते हैं, बस इतना याद रखो, सिंपल बात, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक रहेगा पीडीए के अंदर। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, आ जाऊँ आगे, ठीक है जी। अब हम आएंगे जी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीडीए पे, कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है पीडीए की। देखो पीडीए इज रिप्रेजेंटेड बाय 7 टपल, ठीक है। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी एफए में भी समझाया था, 5 टपल, टपल्स नहीं होता, ठीक है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चों को वो फंसाते हैं, जो आपकी अहो उलमान की बुक है ना उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है टपल, टपल्स नहीं होता, टपल होता है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ,
इसलिए फायदा रहता है ना, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स जिसने पढ़ रखे होंगे वो आपको ठीक तरीके से पढ़ाएगा, और टॉप रैंक जो बच्चा लेके बैठा हुआ है ना, वो समझ लेना उसने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज कर रखे हैं, उसमें दम है। जिसकी रैंक नहीं आ रखी उसमें दम नहीं है भाई। कड़वी बात बोल रहा हूँ बट सच्ची बात है। तो आप लोग अगर किसी से पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट देख लो भी उसकी कुछ रैंक है या नहीं है। उसकी रैंक नहीं है तो समझ लो गड़बड़ आदमी है भाई, दिक्कत कर सकता है वो, नो डाउट। अब काफी स्टूडेंट्स कमेंट करके बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं होता, जिसने इतने साल पढ़ा लिया वो कर जाएगा एंड सो ऑन। भाई मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत देखा है, आप तो अभी शुरू करे हो ना तैयारी, मेरे को 10-11 साल हो गया इस फील्ड में, और मेरे को पता है कौन क्या पढ़ाता है और कौन क्या नहीं पढ़ाता है। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि वो भी गुरु और मैं भी गुरु हूँ, किसी की मेरे को बुराई करना अच्छा नहीं लगता। गुरु एक टीचर किसी दूसरे टीचर की बुराई करे, इट इज नॉट द गुड थिंग। बट एक सिंपल हिंट देके भाग रहा हूँ भाई, उससे पढ़ना जिसकी रैंक आ रखी हो। जिसकी रैंक नहीं आ रखी ना, उससे पढ़ने का मतलब है उसके कंसेप्ट कहीं ना कहीं ढीले हैं। वो वो मतलब कॉन्शियस और सब कॉन्शियसली वो कुछ ना कुछ बातें गलत आपको बोल जाएगा जिसमें आप फंस जाओगे। ध्यान रखना इस बात का बहुत, ठीक है। चलो ठीक है जी। इसलिए अब बहुत टीचर, अनफॉर्चुनेट बात है ना ये, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, सेवन टपल्स बोलते रहते हैं, सेवन टपल्स। टपल्स मैंने बहुत लोगों को देखा है, सेवन टपल्स। अब मैंने आपको पंपिंग लेमा पढ़ाया था ना, पंपिंग लेमा में एक टीचर पता है क्या पढ़ा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो बोल रहा है कि टेक एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू, बोल के भाग गया। अरे भाई एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू ले लेगा तो उसमें लूप की गारंटी कहां से करोगे? डब्ल्यू की जो लेंथ है साथ साथ बोलो ना, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, एफए के अंदर स्टेट्स एन होनी चाहिए। आपने कोई भी पंपिंग लेमा से मैंने प्रूव करता हूं, मैंने क्या कहा था, टेक एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, सो दैट वी कैन गारंटी देयर इज एग्जिस्ट अ लूप इन व्हाइल एक्सेप्टिंग डब्ल्यू। और तब हम उसको 3 पार्ट में ब्रेक करते थे, एक्स वाई जेड। उसने बोला टेक एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू, उसको डिवाइड कर दो एक्स वाई जेड में। आप भी गलत पढ़ के बैठ जाओगे। तो ये देख रहे हो, जिसकी रैंक नहीं आई ना वो ऐसी बकवासें करता है, वो ऐसे बोलेगा टेक एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू, आप घूमते रह जाओगे पेपर में, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बना के दे देगा प्रोफेसर जिसमें आप फंस जाओगे। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पिन पॉइंट्स होते हैं जो कि नहीं आते होंगे उसको। क्यों नहीं आते होंगे? उसकी रैंक नहीं आई। रैंक नहीं तो मतलब उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। कड़ी बात है लेकिन सच्ची बात है, उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। अगर उसने ढंग से पढ़ाई करी होती तो उसकी रैंक जरूर आती, और रैंक आती तो फिर वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहता। अनफॉर्चुनेट बात है ये, यूट्यूब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ऐसे ऐसे टीचर्स बैठे हैं जिनकी रैंक नहीं, जिनको अता पता नहीं, कुछ भी ऐसे शुरू हो जाते हैं पढ़ाने के लिए और फिर गलत पढ़ा के भाग जाते हैं, फिर आप लोग फंस जाते हो। ठीक है। तो मैंने देखा है, बहुत टीचर को देखा है, 7 टपल्स वाली बात, स्ट्रिंग डब्ल्यू वाली बात, है ना, और भी बहुत कुछ है भाई। जैसे मैंने आपको डीबीएमएस में पढ़ाया था, पार्शियल डिपेंडेंसी। काफी टीचर ये बोलते रहते हैं। मैंने आपको क्या समझाया था, ए बी इंप्लाइज सी। अगर बी इंप्लाइज सी होल्ड कर रही है या ए इंप्लाइज सी होल्ड कर रही है तो ए बी इंप्लाइज सी पार्शियल है। अब काफी लोग, काफी टीचर बोलते हैं कि सर बी इंप्लाइज सी या ए इंप्लाइज सी पार्शियल होती है। तो गलत बात है ना भाई, मैंने क्लियरली आपको समझाया था, ए बी इंप्लाइज सी इज पार्शियल, व्हाई? बिकॉज़ सी इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन ए बी। सी इज डिपेंडेंट ऑन बी मतलब व्हाट? सी इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन ए बी, या सी इज डिपेंडेंट ऑन ए मींस सी इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन ए बी। तो ए बी इंप्लाइज सी पार्शियल हुई ना भाई, बी इंप्लाइज सी या इंप्लाइज सी थोड़ी पार्शियल हुई। तो ये मैं क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने पढ़ाया ढंग से, नवाते की बुक में सब गिवन है। लेकिन लोग पता नहीं कहां कहां से क्या क्या पढ़ते रहते हैं और क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, मेरे को समझ नहीं आती। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखो भाई, जिसकी रैंक आई है उससे पढ़ो भाई, जिसकी रैंक नहीं है उससे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है भाई। वो कहीं ना कहीं झोल जरूर करेगा। सिंपल बात बोलूं, नॉर्मल डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर कैसे होते हैं? एमबीबीएस एमडी जो करके बैठा होगा उसकी फीस कितनी होती है? सिंपल, सब कुछ छोड़ो, एमबीबीएस एमडी के पास जाओगे किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए, वो एक पेन चलाने के, एक दवाई बताने के 500 से 1000 रुपए चार्ज कर लेते हैं। झोला छाप डॉक्टर क्या करता है? 70-80 रुपए में आपको दवाई भी देता है, बात भी करता है, 1 घंटा आपका स्पेंड भी करता है। हाँ जी क्या प्रॉब्लम है एंड सो सारी बातें करता है। क्यों? क्योंकि वो झोला छाप है ना, उसके पास डिग्री नहीं है, उसकी रैंक क्या कुछ भी नहीं आता उसको। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस बात को पकड़ो। ठीक है, चलो ठीक है, आते हैं वापस अपनी बात पे। बहुत टाइम लगा दिया मैंने, एक बार मैं टाइम देख लूं जरा कितना हो गया है, कितनी देर हो चुकी है। 48 मिनट्स हो गए हैं। चलो ठीक है भाई, खींचते हैं फटाफट से, अब 7 टपल करते हैं फटाफट। ठीक है, हाँ जी, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीडीए 7 टपल से रिप्रेजेंट होता है। हाँ जी, तो क्या क्या है इसके टपल? क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, ये वही है जो हमारे एफ में थे। 2 और जुड़ गए बस, जेड नॉट और टाउ। ठीक है, तो ये 7 टपल है, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, जेड नॉट और टाउ। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्यू वही है हमारा नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा वही नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं प्लीज, मैंने सारा एफएम बता रखा है आपको, 5 टपल जो एफएम थे वो सारे वही हैं। डेल्टा मैं अभी 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। क्यू नॉट वही हमारी इनिशियल स्टेट। ठीक है, एफ इज वाई सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, है ना। तो यहाँ एम्प्टी हो नॉन एम्प्टी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। अगर एम्प्टी हुआ तो इसका मतलब लैंग्वेज एक्सेप्टेड 5 हो जाएगी, और क्या होगा, है ना। फाइनल स्टेट एक भी ना बनाई पीडीए में
तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड होगी, बट ये कोई जरूरी नहीं कि फाइनल आपको एक ना एक बनानी पड़नी, इट इज नॉट नेसेसरी। तो इसलिए मैंने सिंपल बोल दिया सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ठीक है। ओके जी, और ये ऑब्वियसली फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा भाई, है ना, सिंपल बात है एकदम। और आपको पता है एफ इज सबसेट ऑफ क्यू, अब क्यू हमारा फाइनाइट है तो ऑब्वियसली एफ भी तो फाइनाइट ही होगा, ठीक है, सिंपल बात है एकदम, सब मैंने बता रखा है आपको एफ में। अच्छा, जेड नॉट क्या होता है भाई, इनिशियल पुश डाउन सिंबल, इनिशियल पुश डाउन सिंबल, ठीक है। टाउ क्या होता है जी, पुश डाउन सिंबल्स या स्टैक सिंबल्स, स्टैक सिंबल बोलो या पुश डाउन सिंबल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, की बात है, स्टैक सिंबल्स, ठीक है, स्टैक सिंबल्स इज टाउ, स्टैक सिंबल या सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स, ऐसे ये सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स है ना, जो जिससे हम स्ट्रिंग बना के देंगे दैट इज सिग्मा, और जो स्टैक के अंदर डाल सकते हैं दैट इज टाउ, ठीक है। डिटेल तो अभी आगे आएगा, अभी फिलहाल ये सब आप 7 टपल नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ जेड नॉट और टाउ, क्लियर एकदम हो गया एकदम, क्या कह रहे हैं हम, ठीक है जी। ओके, तो देखो एक दो बातें मैं आपके सिंपल करता हूँ, देखो ये क्या है, इनिशियल पुश डाउन सिंबल क्या है वो मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो होता क्या है, पीडीए में हमारे पास एक टेप होगी इनफाइनाइट लेंथ की, डिवाइडेड इनटू सेल्स, जिसपे हम लोग अपना इनपुट स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ साथ एक हमारे पास स्टैक है इनफाइनाइट मेमोरी का, और इनिशियली उसके अंदर जेड नॉट होगा, स्टैक कभी एम्प्टी नहीं होता, इसका कारण मैं थोड़ी देर में दूंगा, अभी फिलहाल समझ लो। जब हम स्टार्ट करते हैं ना पीडीए को, जैसे देखो आपने स्ट्रिंग रखा हुआ है ऐसे ए बी ऐसे करके कुछ रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये रीड हेड है, और फाइनाइट स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म में क्यू नोट है, ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी एफ में बता रखी थी, इतना पार्ट ये देखो, ये वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी ये सब तो मैंने एफ में बताया था ना, इनफाइनाइट लेंथ की टेप है, डिवाइडेड इनटू सेल्स है, वन सेल स्टोर वन सिंबल एट अ टाइम, रीड हेड होगा, रीड हेड का एक एंड तो टेप से कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड फाइनाइट स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म से कनेक्टेड होता है, और फाइनाइट स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म में स्टेट स्टोर होती है ना, ये सब बातें मैंने बता रखी, मैंने स्पीड से बोल दी है, अगर आपको सब लिखना है तो प्लीज मेरे इनिशियल एफए के वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, फाइनल ऑटोमेटा के जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है जी। तो यहां तक तो वही एफए हो गया, ठीक है, और ये बस एक एक्स्ट्रा स्टैक जुड़ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो, तो अब ये जो है ना, मैंने आपको क्या बोला, इनिशियली स्टैक इज नॉट एम्प्टी, इनिशियली स्टैक इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि इसमें जेड नॉट है, बिकॉज इट कंटेन्स जेड नॉट। अच्छा, इसका कारण क्या है, जेड नॉट क्यों कंटेन करता है, एम्प्टी क्यों नहीं हो सकता, थोड़ी देर में उसकी बात भी करूंगा, अभी फिलहाल सिर्फ लिख लो, इनिशियली स्टैक इज नॉट एम्प्टी बिकॉज इट कंटेन जेड नॉट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब जो आपने टेप पे स्टोर करे है ना सिंबल्स, वो है हमारा सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा क्या है यहाँ पे, ए बी, क्योंकि आप ए बी का स्ट्रिंग इसको दे रहे हो, समझ पा, देखो एबीसी होता तो एबीसी से कोई भी स्ट्रिंग बना करके मैं पीडीएफ को इनपुट कर सकता था। अभी एक बात ये समझ लो, देखो सिग्मा अगर हमारे पास ए बी है और आपने यहाँ पे टेप पे एबीसी टाइप से स्ट्रिंग स्टोर करने की कोशिश की तो वो स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि पीडीएफ को इनवैलिड इनपुट चला गया। तो पीडीएफ को इनवैलिड इनपुट जाने का मतलब क्या है, जो सिग्मा था आपने वो सिग्मा के अलावा कुछ और सिंबल्स का स्ट्रिंग बना करके दे दिया, जैसे मैं एफए में आपको बोलता था, बिल्कुल वही बात है। तो इनवैलिड इनपुट टू पीडीएफ मींस व्हाट, invalid input to PDA means string is not made from sigma, जो आपका इनपुट अल्फाबेट था उससे आपने स्ट्रिंग नहीं बनाया, आपने कुछ और बनाया, जैसे देखो सिग्मा ए बी था और यहाँ पे मैंने टेप पे ए बी सी ऐसे करके कुछ स्ट्रिंग दे दिया, तो सी कहां से डाल दिया भाई, दिस इज नॉट अलाउड, तो ये इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगा पीडीए के लिए। देखो सिंपल बात इतनी करो, स्ट्रिंग मीनिंग का चक्कर आपको समझ आ रहा होगा कि एफए प्लस टैग है ना, तो एफए में आप इनपुट क्या करते थे, स्ट्रिंग, तो वही बात यहाँ पे भी है। और सिंपल बात करो, पीडीए का काम क्या होगा भाई, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना स्ट्रिंग को, क्योंकि एक्सेप्टिंग डिवाइस है फॉर सीएफएल, तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना किसको, स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग इनपुट तो करोगे, तो स्ट्रिंग इनपुट कहां करोगे, टेप पे करोगे। तो ये हो गया हमारा, ये देखो मैंने ये जो दिखा रखा है आपको, ये टेप पे हमने इनपुट स्ट्रिंग डाला हुआ है। इनपुट स्ट्रिंग इनवैलिड होने का मतलब क्या होगा, आपने जो सिग्मा था जैसे ए बी था, तो आपने उसके अलावा जैसे 0 1 0 0 0 0 1 ऐसे करके कोई स्ट्रिंग दे दिया, अरे भाई जब सिग्मा ए बी है तो ए और बी का मिलाकर के स्ट्रिंग दोगे ना, 0 1 0 1 0 ये कैसे दे दिया आपने स्ट्रिंग, तो ये इनवैलिड स्ट्रिंग हो गया। तो ये हमने बात बोल दी कि इनवैलिड इनपुट टू पीडीए मींस स्ट्रिंग इज नॉट मेड फ्रॉम सिग्मा, सिग्मा से नहीं बनाया आपने, कुछ और उल्टा पुल्टा स्ट्रिंग दे दिया, दैट इज इनवैलिड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हो गया बेसिक बात सिग्मा। सिग्मा से मतलब किस तरह का स्ट्रिंग आप इसको डाल सकते हो वो आपको सिग्मा बताएगा,
मतलब किस तरह का स्ट्रिंग, मतलब जैसे ए बी का कोई भी स्ट्रिंग, अब आप यहाँ बोल सकते थे कि ए प्लस बी का होल स्टार, है ना, तो इसका इसमें से कोई भी आप स्ट्रिंग उठा करके आप इनपुट कर सकते थे अपने पीडीए को, ठीक है। तो ऐसे मैं बोलता हूँ अच्छे से, देखो ए प्लस बी का होल स्टार हमारी लैंग्वेज है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो स्ट्रिंग एस है, एस मैं स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा हूं, तो एस मस्ट बिलोंग टू ए प्लस बी का होल स्टार, तो वो तो होगा जी स्ट्रिंग वैलिड, और अगर एस डज नॉट बिलोंग टू ए प्लस बी का होल स्टार देन स्ट्रिंग विल बी इनवैलिड। तो अगर ऐसे हो रहा है तो वैलिड है ये स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि एस डज नॉट बिलोंग टू ए प्लस बी का होल स्टार, वो आपने कोई स्ट्रिंग दे दिया, तो वो आप बोल दोगे जी ये तो इनवैलिड हो गया स्ट्रिंग हमारे पीडीए को। आई थिंक आप समझो क्यों, क्योंकि सिग्मा मैंने ए भी ले लिया, ऐसे सिग्मा का जीरो में ले लेता तो बोल देता एस मस्ट बिलोंग टू 0,1 0+1 का होल स्टार, ऐसे एबीसी ले लेता तो ए प्लस बी प्लस ई का होल स्टार का कोई भी स्ट्रिंग में दे सकता था, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा वैलिड का मतलब क्या है, क्लियर एकदम, ठीक है जी, ओके। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया जी सिग्मा की बात। अच्छा, अब आएगा जी टाउ। टाउ क्या है? टाउ का मतलब क्या है कि आप स्टैक में क्या डाल सकते हो। देखो होता क्या होगा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लोगे तो इनिशियल क्यू नोट पे हो, क्यू नोट पे बैठे हो, आपने ए पढ़ा टेप से, और साथ साथ आप स्टैक से भी कुछ पढ़ के आओगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप स्टैक के अंदर कुछ डाल देते हो। वो सब मैं डेल्टा में बातें करूंगा, मतलब ट्रांजिशन फंक्शन, देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, ट्रांजिशन फंक्शन की हमने अभी डेल्टा की बातें करनी है अभी, रफली थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हो ना भाई। स्टैक है, साथ एक डब्बा लगा हुआ है, एफ में तो नॉर्मली करते थे क्यू नोट पे बैठे हैं, ए पढ़ा तो कहां जाए एंड सॉन, तो वो हमारा डेल्टा बता देता था ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू क्यू, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अब मैं सब क्या लिखूं एफ के, आपको याद होगा है ना, कैसे बनाते थे हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन, कैसे होता था सिग्मा का, तो सॉरी इसका यू कैन से एफ का, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज, है ना, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू, तो किसी स्टेट पे कोई इनपुट सिंबल पड़ा तो किसी स्टेट पे जाएंगे जाएंगे, डीएफए के लिए एनएफए के लिए 2 पावर क्यू हो जाता था एंड सो ऑन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे हम यहाँ पे भी बोलेंगे कुछ ना कुछ ट्रांजिशन फंक्शन, अभी थोड़ी देर बाद में, अभी पेशेंस रखो, थोड़ी देर बाद बोलूंगा, बट बेसिक बात क्या है कि आप क्यू नोट पे बैठे हो, आपने ए पढ़ा, तो जब डब्बा भी तो साथ है, उस डब्बे में से भी तो कुछ ना कुछ पढ़ के आओगे, तो और फिर डब्बे में कुछ डाल भी सकते हैं हम लोग, तो वो होता है डेल्टा, मैं भी आपको समझाऊंगा क्या डालते हैं एंड सो ऑन। तो मतलब मेन बात क्या है कि टाउ क्या बताएगा आपको कि डब्बे में आप क्या क्या डाल सकते हो, मतलब ऐसा भी कर सकते थे, आपने यहाँ से ए पढ़ा तो आपने डब्बे में एक्स डाल दिया, बी पढ़ा तो आपने डब्बे में वाई डाल दिया एंड सो, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो टाउ क्या होगा, टाउ बताएगा कि डब्बे में क्या क्या जा सकता है, सिग्मा क्या बता रहा है टेप पे क्या क्या हो सकता है, टाउ क्या बता रहा है डब्बे में क्या क्या हो सकता है। सिंपल बात इतनी, बस इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो टाउ मींस स्टैक सिंबल्स, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो अब देखो वो बात मैंने अब आगे सारा अभी जो भी था आपने आराम से समझ लिया होगा, लिखने वाली बातें मैंने सारी आगे लिखी हुई हैं, तो मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो, एक पेज पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो एक ही पेज पे आ गया, आप ये सारा नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट पेज पे जो मैंने अभी सारी बातें बोली हैं वो सब लिखी हुई है, तो आपको टेंशन नहीं आएगी 1% की भी, ठीक है। बढ़ू आगे, ये देखो जो मैंने लिख दिया कि when we input string to PDA then stack is not empty, rather stack has exactly one symbol called z0, यही मीनिंग है इनिशियल पुश डाउन सिंबल का, जो मैंने वहां पे पीछे आपको बताया भी है ना। ये z0 क्या है भाई, इनिशियल पुश डाउन सिंबल है ना, तो मतलब स्टैक खाली नहीं होता, जब आप स्टार्ट करते हो पीडीए को तो खाली नहीं होता, उसमें z0 होता है, वही मीनिंग था हमारा इनिशियल पुश डाउन सिंबल का। तो वही चीज हमने लिखी हुई है कि when we input string to PDA the stack is not empty, rather stack has exactly one symbol called z0। फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर। अच्छा जी नेक्स्ट देखो, हेंस इट इज नोन एज इनिशियल पुश डाउन सिंबल, इसलिए हम इसको इनिशियल पुश डाउन सिंबल कहते हैं, इनिशियली क्या है स्टैक के अंदर, इसलिए इनिशियल पुश डाउन सिंबल, ठीक है। दो सिंबल्स व्हिच कैन बी स्टोर्ड ऑन टेप कंसीडर्ड सिग्मा, जो भी आप टेप पे स्टोर कर सकते हो वो सिग्मा है। अच्छा, दो सिंबल्स व्हिच कैन बी स्टोर्ड ऑन स्टैक और नल स्टोर कॉन्स्टिट्यूट टाउ, ये याद रखना भाई, स्टैक को हम लोग नल स्टोर भी कहते हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना है टर्म है और कुछ नहीं, ठीक है। आप एक ऑब्वियस सी बात आप समझ पा रहे होगे, z0 हमारा टाउ को बिलोंग करेगा, z0 सिग्मा को बिलोंग नहीं करेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैंने अभी पीछे नहीं बताया था क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने कहा था आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, जो इनिशियल पोजिशनल सिंबल होगा वो टाउ को तो बिलोंग करेगा लेकिन सिग्मा को बिलोंग नहीं करेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब टेप पे z0 कभी नहीं आ सकता, कारण अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी सिंपल आप समझने की कोशिश करो। क्लियर हो गया एकदम क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बढ़ जाऊँ आगे, ठीक है जी। लो भाई अब आएगा जी ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ पीडीए, पीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन कैसे होता है। देखो पीछे ये देखो, जैसे चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखो जैसे ये हमारे पास टेप थी इनफाइनाइट लेंथ की, डिवाइडेड इनटू सेल्स, वन सेल स्टोर वन सिंबल एट ए टाइम, से ए यहाँ पे बी, यहाँ पे ए बी ऐसे करके कुछ कुछ स्टोर था, ये हमारी होगी इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, और ये हो गया जी हमारा डब्बा, और मैंने क्या कहा था इनिशियली क्या होता है इसमें z0। तो आप क्या बोलोगे, क्यू नॉट पे खड़े हो, ए पढ़ा और डब्बे से z0 पढ़ा, तो आप कहां जाओगे,
वो आपको ट्रांजिशन फंक्शन या डेल्टा समझाएगा। ये चीज याद आ रही है ना, ट्रांजिशन फंक्शन वाज नथिंग बट योर डेल्टा ओनली। तो डेल्टा आपको क्या बताएगा, क्यू नॉट पे खड़े हो, आपने टेप से कुछ पढ़ना है, स्टैक से कुछ पढ़ना है, और कहां जाना है वो आपको डेल्टा समझाएगा, और साथ साथ क्या पुश करना है। तो मैं ऐसे बोल सकता था कि क्यू नॉट पे खड़े थे, आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ा। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ बोल सकता था, डेल्टा इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पे मैं खड़ा था, टेप से आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ा। तो अब आपने क्या किया, मैं बोल दूंगा से Q1 स्टेट पे आ गया और मैंने एक्स 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 ए जेड नॉट ये पुश कर दिया। सब अलाउड है, मतलब जितने चाहो उतने सिंबल्स आप पुश कर सकते हो। मेन बात क्या याद रखनी है, टेप से एक सिंबल पढ़ना है, स्टैक से एक सिंबल पढ़ना है, और जितने चाहोगे उतने सिंबल्स आप स्टैक के अंदर पुश कर सकते हो पढ़ने के बाद। दोनों से, टेप से भी स्टैक से भी कुछ कुछ पढ़ लिया ना, आप जितने जाओगे उतना कुछ आप स्टैक के अंदर वापस डाल सकते हो। तो प्लीज ध्यान रखना, इस मूव के बाद क्या होगा, इस मूव के बाद ये होगा, देखो आपकी जो यहाँ पे ये है, यू कैन से FSCM, ये यहाँ आ जाएगी, बी को पढ़ने के लिए आ जाएगी, और स्टेट हमारी क्या हो जाएगी Q1, और स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा जी, एक्स एक्स ए जेड नॉट। तो एक्स एक्स ए जेड नॉट ये इनिशियली हमारे को नजर आएगा। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, ऐसे समझो, ये जो आपने ये कंफ्यूजन आता है काफी स्टूडेंट को, तो इसलिए मैं इसको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। क्यू नॉट ए जेड नॉट का मतलब क्या हुआ, आपने जेड नॉट स्टैक में से पॉप करा है, उसके बाद पढ़ा है। ऐसे समझो ये इनफाइनाइट लेंथ का ना कुआं है एक, तो ऐसे झांक के अंदर थोड़ी देख सकते हो कि कुएं के अंदर क्या है, अच्छा जेड नॉट है, चलो मेरा काम बन गया। नहीं नहीं नहीं, आप पहले हाथ डाल के, डब्बे के अंदर हाथ डाल के जेड नॉट बाहर निकालते हो, फिर बोलते हो अच्छा जी देख लिया आपने, अच्छा ये तो जेड नॉट है। तो फिर आपने ये पढ़ा, समझ पा रहे हो। तो जब भी पढ़ोगे तो स्टैक से पॉप करके पढ़ोगे, अंदर झांक के नहीं पढ़ सकते। समझ आई बात। तो इसलिए कंफ्यूजन आता है, मैंने ढंग से बोला है। तो टेप से आपने ए पढ़ा, डब्बे के अंदर हाथ डाला, इनफाइनाइट लेंथ का डब्बा था, हाथ डाला, निकाला बाहर, जेड नॉट निकल आया। ऐसे रफली आप सोच सकते हो, देखो इमेजिन करना, तो फाइनाइट लेंथ का होता है ना स्टैक, तो फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है जी, लो जी नीचे मैंने झांक के देख लिया, मेरे को मिल गया जेड नॉट, तो हो गया मेरा काम खत्म ना। ऐसे नहीं है, आप अंदर झांक के नहीं देख रहे हो, आप अंदर हाथ डाल के निकाल रहे हो जेड नॉट, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है ना, तो नीचे झांकोगे तो अंदर कुछ नजर थोड़ी आएगा, बहुत डूंगा है, ये बहुत ज्यादा गहरा है, इनफाइनाइट लेंथ है इसलिए। तो आप क्या करते हो, झांक के नहीं देख पाते, आप अंदर हाथ डाल के निकालते हो, ठीक है। और आपको जब बाहर निकाला तो आपने देखा हाथ में, अच्छा ये तो जेड नोट है। तो मतलब पॉप करके पढ़ा जाएगा, फ्री में कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपने पॉप करके जेड नोट पढ़ा था, तो उसके बाद फिर आपने क्या बोला, आप Q1 स्टेट पे आ गए और एक्स एक्स ए जेड नॉट पुश कर दिए। तो इसे सीक्वेंस में डालना भाई, पहले जेड नॉट डालना स्टैक में, फिर ए, फिर एक्स, फिर एक्स। तो ये हमारे को कहानी नजर आई है, बात समझ आई। हाँ, अगर मैं ये मूव देता तो ये देखो, अगर मैं ये मूव देता डेल्टा क्यू नॉट ए जेड नॉट दैट इज इक्वल टू Q1 ए, तो इसका मतलब क्या होता, आपने बाहर निकाला था जेड नॉट, तो आपने उसको वापस नहीं डाला। कोई जरूरी थोड़ी है कि जेड नॉट को वापस डालना ही डालना है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या बोला है कि आपने क्यू नॉट स्टेट पे थे, आपने ए पढ़ा, और यहां से आपने स्टैक से आपने जब निकाला बाहर तो जेड नॉट निकाला है, और उसके बाद फिर आप Q1 स्टेट पे आ गए और 2A पुश कर दिए, 2A पुश कर दिए मतलब जेड नॉट बाहर आ चुका है, तो अब आपने 2A डाल दिए हैं। तो मतलब इस मूव का मतलब क्या होगा, इनिशियली हमारे पास जेड नॉट था, और अब आपने क्या कर दिया, 2A डाल दिए हैं, ठीक है, और स्टेट हमारी Q1 हो चुकी है। बात समझ आई। बड़े से बोलता, देखो कोई जरूरी नहीं है कि जेड नॉट जो आपने पढ़ा है उसको आपको वापस स्टैक में डालने ही डालना है, ये कोई गारंटी, ये कोई जरूरी नहीं होता, छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल अभी आगे आ जाएगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, अभी आराम से आगे बातें आएंगी। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू नॉट ए जेड नॉट, Q1 एक्स एक्स ए जेड नॉट। तो स्टैक टेप पे आपने ए पढ़ा, इनिशियल सेट क्यू नॉट पे थे, आपने ए पढ़ा, और स्टैक से आपने जेड नॉट पॉप करके पढ़ा है, ऐसे मुफ्त में नहीं पढ़ लिया, झांक के नहीं देखा, आपने पॉप करके जेड नॉट पढ़ा है। पढ़ने के बाद आप Q1 स्टेट पे आए हो, और देखो जैसे आपने पढ़ा था तो उस टाइम पे स्टैक तो खाली हो गया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसके अंदर, तो फिर आपने डाला क्या, एक्स एक्स ए जेड नॉट। तो सीक्वेंस में डाला मैंने, पहले जेड नॉट डाला, फिर ए, फिर एक्स, फिर एक्स, समझ पा रहे हो। क्यू नॉट ए जेड नॉट काम करते ही स्टैक हमारा बिल्कुल खाली हो चुका था, फिर आपने क्या करा, एक्स एक्स ए जेड नॉट इन सीक्वेंस ऐसे डालना है, पहले जेड नॉट डाला, फिर ए, फिर एक्स, फिर एक्स, ये सब आ गया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे जब ये वाला मूव करा तो हमने क्या बोला, क्यू नॉट ए जेड नॉट, Q1 ए, तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियली हमारे पास जेड नॉट था, हम क्यू नॉट स्टेट पे खड़े थे, आपने ए पढ़ा, ये देखो क्यू नॉट पे खड़े थे, आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ा, तो आपने डबल ए डाल दिया, Q1 स्टेट पे आ गए, तो Q1 स्टेट पे तो आ चुके हैं, और आपने आप डबल ए डाला, तो जेड नॉट उड़ा दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपने उड़ा दिया तो उड़ा दिया, तो आपको फाइनली फिर स्टैक में क्या नजर आएगा, डबल ए। आई थिंक काफी हद तक आपको समझ आ गया हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मूव वाली बात समझ में आई।
अच्छा तो अब देखो, अब हम बोलेंगे क्या, ध्यान रखना है आपको। तो मैंने क्या बोला था अभी, देखो किसी स्टेट पे हो, टेप से एक सिंबल पढ़ना है, स्टैक से भी एक सिंबल पढ़ना है, दो दो तीन तीन सिंबल नहीं पढ़ सकते आप। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा कैसे नजर आएगा आपको, डेल्टा विल बी क्यू क्रॉस सिग्मा क्रॉस टाउ, दैट विल बी क्यू टाउ स्टार। ये है जी हमारा डेल्टा। किसी स्टेट पे खड़े हैं, टेप से आपने कुछ पढ़ा, स्टैक से आपने कुछ पढ़ा, किसी स्टेट पे जाओगे और जितने चाहो उतने जो स्टैक वाले सिंबल से आप पुश कर सकते हो। स्टार है मतलब आप नल भी पुश कर सकते हो। नल पुश करने मतलब आपने कुछ पुश नहीं करा, फ्री में छोड़ दिया, छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगा, अभी कंफ्यूज मत होना, एग्जांपल दूंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो खास बात है, किसी स्टेट पे है, टेप से कुछ पढ़ा, स्टैक से कुछ पढ़ा, उस किसी स्टेट पे जाओगे, जितने जाओगे उतने सिंबल्स आप स्टैक के अंदर पुश कर सकते हो। क्लियर हुआ? अच्छा, लेकिन एक तरीका और है मेरे पास, ये भी अलाउड होता है। किसी स्टेट पे है, आपने टेप से कुछ नहीं पढ़ा, मतलब नल। ये मत बोल देना टेप से आपने नल पढ़ा, नल और क्या होता है भाई, हवा है, हवा को पढ़ा थोड़ी जाता है रफली बहुत। अब ये देखो, यही अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत सारे टीचर बोलते हैं नल रीड कर लिया आपने टेप से, तो आपके मन में आता रहेगा, अच्छा पता नहीं नल भी कुछ होता होगा जो रीड कर लेता होगा। अरे इसका मतलब है आपने कुछ नहीं पढ़ा टेप से, नल तो हवा है। तो मतलब बिना कुछ पढ़े टेप से आप स्टैक से कुछ पढ़ लोगे, किसी स्टेट पे आ जाओगे और जितने चाहोगे उतने सिंबल पुश कर सकते हो। तो ये चीज भी अलाउड होती है हमारे पास पीडीए में। तो और अच्छी बात बोलता हूं, जो हमने ये ऊपर लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं जी ट्रू मूव, इसको हम बोलते हैं जी ट्रू मूव, और इसको हम लोग बोलते हैं जी नल मूव। समझ में आया? तो ट्रू मूव का मतलब क्या है, स्टेट पे हो, स्टेप से कुछ ना कुछ पढ़ा आपने, स्टैक से भी कुछ पढ़ा, किसी स्टेट पे गए और जितने चाहे उतने सिंबल पुश कर दिए स्टैक में। इसका क्या मतलब है, किसी स्टेट पे आप खड़े थे, कुछ नहीं पढ़ा आपने टेप से, टाउ मतलब आपने स्टैक से एक सिंबल पढ़ दिया, किसी स्टेट पे गए और जितने चाहे उतने सिंबल आपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं दो तीन सिंबल टेप से इकट्ठे पढ़ सकता हूं? मैं नहीं बोलूंगा, यहां से बोलूंगा। सिग्मा मतलब एक सिंबल पढ़ने, तो सिग्मा स्टार लगाता ना यहाँ पे, तो बोलते दो तीन चार जितने चाहे उतने पढ़ लेना, या एक भी सिंबल मत पढ़ना, ऐसा इजाजत नहीं है। एग्जैक्टली एक सिंबल पढ़ना है, दो तीन सिंबल नहीं पढ़ सकते। स्टैक से जब मैं पॉप करके जो पढ़ रहा था, क्या 8 10 12 सिंबल पढ़ सकता हूं? नहीं, एग्जैक्टली एक पढ़ना है। प्लीज ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको? आपको एटमोस्ट टेप से एक सिंबल पढ़ना है और एग्जैक्टली स्टैक से एक सिंबल पढ़ना है। टेप से एटमोस्ट वन सिंबल, स्टैक से एग्जैक्टली वन सिंबल, किसी स्टेट पे जाना है और जितने चाहोगे उतने सिंबल्स आप स्टैक के अंदर पुश कर सकते हो। लिखने वाली बात नहीं है, अभी मैंने आगे सारी की सारी लिखी हुई है, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आराम से लिख लेना। अभी सिंपल जो मैं समझा रहा हूँ, प्लीज उस बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, प्लीज टाइम ज्यादा हो रहा है, प्लीज जल्दी जल्दी काम करो भाई, है ना। जो जितना मैंने सोचा आज पढ़ाना है, मैं उतना पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं क्लास। लंबी हो जाएगी तो सॉरी फॉर दैट, बट ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा भी आप लोगों का, मेरे को कराना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, आपको भी स्ट्रेच होना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस थोड़ी देर में क्लास ओवर कर दूंगा, प्लीज जल्दी काम करो बस। ठीक है, हाँ जी। तो क्यू क्रॉस सिग्मा क्रॉस टाउ इंप्लाइज क्यू टाउ स्टार, ट्रू मूव। क्यू क्रॉस नल क्रॉस टाउ इंप्लाइज क्यू क्रॉस टाउ स्टार, दैट इज नल मूव। ठीक है, हाँ जी। तो स्टैक किसी स्टेट पे आप खड़े थे, टेप से कुछ नहीं पढ़ा, आपको इजाजत है, कुछ मत पढ़ो टेप से, मैं छोड़ दूंगा आपको, बट स्टैक से कुछ ना कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। और किसी स्टेट पे जाना, जितने जाओगे उतने सिंबल पुश कर देना। आई थिंक आप समझोगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। चलो आगे, अब मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है मूव। ठीक है, बढ़ूंगा आगे। लो भाई, आ गया फटाफट से, बोलो भाई। देखो पहला मूव, क्यू नॉट ए जेड नॉट, क्यू नॉट ए जेड नॉट, ये बात एकदम ठीक है, मूव ठीक है एकदम। क्यों? क्योंकि किसी स्टेट क्यू नॉट पे आप थे, स्टैक टेप से आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ा, तो आप किसी स्टेट क्यू नॉट पे आ जाओगे और ए जेड नॉट दोनों आपने पुश कर दिए। तो आपको समझ में आ रहा है आपने ये एग्जैक्टली कैसे काम चलाया होगा? ये देखो, ये हमारी टेप रही होगी, यहाँ पे हमारे पास हम इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पे खड़े होंगे। ठीक है, और यहाँ से आपने ए पढ़ा होगा और इनिशियल स्टैक में जेड नॉट था, वो आपने पढ़ा, पॉप करके पढ़ा होगा। तो जब आपने पढ़ा तो यहाँ से उड़ गया, ये उड़ गया। ठीक है, पॉप करके पढ़ा, मैं बार बार समझाता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करा, क्यू नॉट स्टेट पे ही रहे और ए जेड नॉट पुश कर दे। तो सीक्वेंस याद रखना, पहले जेड नॉट, उसके बाद ए, और फिर आप अब यहाँ आ जाओगे फाइनल स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म से, और यहाँ पे Q1 से हो जाएगी। मैंने बहुत गंदा बनाया डायग्राम, प्लीज अब आपने ढंग से बना लेना भाई, है ना। टाइम मेरे पास इतना है नहीं, मैं बनाऊं। अच्छा चलो यहाँ बना देता हूँ, ये देखो, फिर आप Q1 स्टेट पे आ जाओगे, ये जो कह रहा था, सॉरी क्यू नॉट स्टेट पे आ जाओगे, सॉरी फॉर दैट, क्यू नॉट स्टेट पे आ जाओगे। नेक्स्ट सिंबल फिर जो भी होगा आप पढ़ लेना, एंड सॉन। ये मूव वैलिड है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अगला बोलो भाई, अगला बोलो, Q1 नल बी Q2 X, ये बात बिल्कुल ठीक है। किस स्टेट Q1 पे थे, टेप से आपने कुछ पढ़ा ही नहीं,
और स्टैक से आपने बी पढ़ लिया, आप Q2 स्टेट पे चले गए और X स्टैक के अंदर पुश कर दिया। दिस इज अ वैलिड मूव और इसको मैंने क्या नाम दिया था, नल मूव। तो ये कैसा नजर आया होगा, ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे खड़े थे, Q1 स्टेट पे आप खड़े थे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने टेप से, अब देखो यही गलतियां होती है जो काफी टीचर्स गलत बोल के भागे। आप बोलेंगे कि यहाँ पे नल स्टोर करके दिखा देंगे, बोलेंगे आपने नल पढ़ लिया। अरे बकवास है, कुछ नहीं पढ़ा आपने यहाँ से, नथिंग। यहाँ पे बेशक से बी पढ़ा है, पढ़े रहने दो बी को। और स्टैक में आपने क्या पढ़ा है जी, बी पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या, मैंने आपको समझाया था ना, मतलब सबसे ऊपर बी था, नीचे जो था वो होने दो। मतलब सपोज कर लो से स्टैक में Z0 था, ए था, फिर बी था। तो अब आप ये ए बी Z0 सारे इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, चार सिंबल नहीं पढ़ सकते, आपको सिर्फ एक सिंबल पढ़ने की इजाजत है, दैट इज बी। मैंने आपको समझाया था, ये देखो पीछे मैं नहीं बोल रहा, ये देखो ये क्या बोलता मैंने, टाउ पढ़ना है, टाउ स्टार थोड़ी है। तो एग्जैक्टली एक सिंबल, और कौन सा, ऑब्वियस सबसे ऊपर वाला सिंबल जो होगा स्टैक में आपने वो पढ़ा होगा। लो जी, मैंने सबसे ऊपर क्या था, बी, मैंने वो बी पढ़ा। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे। Q1 स्टेट पे आप खड़े थे, आपने ये भी पढ़ा ही नहीं है जी, यू हैव रेड नथिंग फ्रॉम द टेप, यू गॉट एक्साइटेड। जनरली क्या होता है, आप किसी स्टेट पे हो ना, तो आप स्टैक से पढ़ते हो और टेप से पढ़ते हो, और उसके बाद डिसीजन लेते हो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। देखो मैंने आपको पीछे दिखाया है ना, किसी स्टेट पे है, किसी स्टेट पे है, टेप से कुछ पढ़ा, स्टैक से कुछ पढ़ा, फिर आपने डिसीजन लिया कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से एक्साइटेड हो गए, जिसको हम लोग नल मूव कहते हैं। किसी स्टेट पे थे, टेप से आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, सीधा स्टैक से पढ़ के आगे और डिसीजन ले लिया कि आगे कहाँ जाना है। ऐसे समझ लो, इस ये जो ये एक आदमी है, इसके दो सलाहकार हैं, जो इसको दो लोग सलाह देते हैं। तो इसने क्या करा, इससे तो सलाह ली नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सीधा इससे सलाह ली और एक्साइटमेंट में आके डिसीजन ले लिया कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सरकारों में होता है, पॉलिटिशियंस ऐसे ही करते हैं। कुछ अच्छे उनके सलाहकार होते हैं जो उनको सलाह मशवरा देते हैं कि ऐसे करो ऐसे ना करो एंड सो ऑन। तो दो सलाहकार थे इसके, तो इसने क्या करा, एक से ले लिया, दूसरे से सलाह ही नहीं ली, क्या छोड़ो ना, मैं तुमसे पूछता ही नहीं। तो मतलब अब होगा क्या, अब जैसे सपोज करो मैंने क्या लिखा हुआ है, Q1 नल बी, तो Q2X, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपने भी पढ़ा था वो पॉप करके पढ़ा था ना भाई, तो बी को यहां से आप उड़ाओ। मैं यहाँ पे कांटा लगा देता हूँ, क्योंकि आपकी कॉपी होगी तो आप कांटा लगा लेना, मैं यहाँ से रब कर देता तो आपको फिर दिक्कत आती है अपनी कॉपी में लिखने के लिए, इसलिए आप ऐसे बोलना बी पे कांटा लगा देना और बोलना आगे यहाँ पे क्या पुश किया आपने, एक्स पुश करा है, और स्टेट क्या हो जाएगी, Q2। तो यहां से Q1 को काट के Q2 कर देना। जब आपने टेप से कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप आगे क्यों बढ़ोगे भाई, वहीं के वहीं खड़े रहोगे। प्लीज ये बातें ध्यान रखना, बड़ी माइन्यूट और बड़ी बेसिक बातें हैं जो टीचर्स नहीं बताते और बच्चे बहुत फंसते हैं पीडीए में। बहुत बच्चों को पीडीए बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि उनको ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, बेसिक से नहीं क्लियर करते। सीधा बेसिक्स क्लियर किए बिना मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप फंसोगे, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूं, आराम से समझो। यहाँ पे मैंने क्या किया था, देखो Q0 A Z0, मतलब Q0 पे था, A पढ़ा था, उसके बाद फिर स्टैक से मैंने Z0 पढ़ा था, और फिर क्या किया था, ए Z0 मैंने पोस्ट कर दिया, तो स्टेट मेरी Q0 रही थी। तो मैं नेक्स्ट सिंबल पे जंप कर गया था ना, क्योंकि मैं ये पढ़ के आया हूँ। यहाँ पे तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं यहीं खड़ा हूँ, ठीक है। Q1 स्टेट थी, बी मैंने पढ़ा ही नहीं, एक्साइटमेंट दिखाई ना एक सलाहकार से ली, तो मैंने बी यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और Q1 को काट के मैंने Q2 कर दिया। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी ये पढ़ा ही नहीं, जब पढ़ूंगा तो आगे बढ़ूंगा। आई थिंक समझ पा रहे हो, मैं यही खड़ा रहूंगा। आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टैक में क्या डालना था, एक्स डालना था, तो इसलिए मैंने एक्स डाल दिया। और जो बी मैंने पढ़ा था मुफ्त में नहीं पढ़ा था, मैंने पॉप करके पढ़ा था, अंदर झांक के नहीं देखना था, तो पॉप करके पढ़ा था, तो मैंने पॉप उसको कर दिया था, और पुश क्या किया है, एक्स। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगा मैंने यहाँ पे क्या काम किया है। प्लीज मैंने काफी बार रिपीट करा है, ठीक है जी। अगला बोलो भाई, Q1 बी नल, Q2 बी, क्या ये बात ठीक है, महा बकवास है। मैंने क्या बोला, Q1 स्टेट पे हूं, टेप से मैंने बी पढ़ लिया, स्टैक से मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ये देखो मैंने पीछे क्या बोला भाई, इजाजत क्या है, टेप से कुछ ना पढ़ो चल जाएगा, लेकिन स्टैक से तो हर बार आपको एग्जैक्टली एक सिंबल पढ़ना ही पढ़ना है, ये काम नहीं छोड़ सकते थे आप बीच में। तो इसलिए ये मूव बकवास है, इनवैलिड मूव है पीडीए के लिए। अगला देखो भाई, Q1 स्टेट पे खड़े थे, टेप से आपने ये पढ़ा, स्टैक से आपने भी पढ़ा, Q2 स्टेट पे आ गया, आपने नल पुश कर दिया, बात बिल्कुल जायज, ठीक है। तो यही है कटाई वाला मूव, मैं आपको आगे से दिखाऊंगा, काटने वाला, मतलब ए और बी काट दिया आपने। तो इस मूव को मैं कैसे दिखाऊंगा, आप समझ पा रहे हो। ये देखो मैं ऐसे दिखाऊंगा, एक बार मैं टाइम देख लूं भाई, मेरे को बार बार टाइम देखना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को लग रहा है फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबा होगा। तो 1 घंटा 14 मिनट हो चुके हैं भाई, क्या करूं। चलो बोल देता हूँ, बस एक दो बातें और बोल के फटाफट बस वीडियो कंप्लीट करूंगा, ठीक है जी। Q1 A B Q2 नल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, इसका मतलब ये हुआ है, ए आपने पढ़ा होगा, पीछे कुछ कुछ पढ़ के आ चुके होगे आप लोग, यहाँ पे आपने ए पढ़ा है, Q1 स्टेट पे आप खड़े थे, Q1 A, और
स्टैक से आप बी पढ़ के आए तो नीचे कुछ कुछ होंगे, है ना, यहाँ जेड नॉट रहा होगा, कुछ कुछ होगा, जो भी होना होगा, जेड नॉट को जरूर नहीं है, हो ही हो, मैंने आपको पहले भी समझाया है, कुछ कुछ होगा, बट मेन बात क्या, आपने बी पढ़ा तो ये पॉप करके पढ़ा, है ना, और आपने अब क्या किया, Q2 स्टेट पे आ गए, आपने नल पुश कर दिया, मतलब आपने यहाँ पे जो भी सिंबल होगा वो पढ़ने के लिए आप आ जाओगे, फाइनल स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या स्टोर कराओगे, Q2, और स्टैक में आपने नल पुश किया, मतलब यू हैव पुश नथिंग एट ऑल, प्लीज मत बोलते ना नल पुश, रफली बोलते हैं नल पुश करा, तो आपने कुछ पुश नहीं किया, तो बस यहाँ से हट चुके हैं अभी, बस दैट्स इट, तो ये हमारा फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है जी, अब देखो ये इतना टाइम इस पे लगा रहा हूँ, जब कंस्ट्रक्शन पे आऊंगा चुटकी बजा बजा के कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, एक झटके में आपको समझ में आएगा, 1% की भी दिक्कत नहीं कि मैं बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो Q1 A Z नॉट, Q1 नल, क्या ये बात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q1 स्टेट पे आप खड़े थे, स्टैक से आपने टेप से आपने पढ़ा, स्टैक से आपने Z नॉट पढ़ा, तो Q1 स्टेट पे आ गए, आपने नल पुश करा, मतलब नथिंग यू हैव पुश्ड इनटू द स्टैक। तो अब ये मूव आप अपने बना सकते हो, ये वो अपना बना सकते हो, तो देखो मैं ऐसे बोलूंगा, अब ये मत बोल देना कि सर ये तो बहुत जरूरी है कि ये इनिशियली कोई मूव रहा होगा, नहीं भाई नहीं, बीच में स्टैक खाली भी तो हो सकता है, आपने कुछ पुश नहीं किया होगा, काटते गए स्टैक बीच में से खाली हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ पढ़ के आए होगे, और यहाँ पे आपने जाके ए पढ़ा है, और स्टेट हमारी है जी Q1, ठीक है, अच्छा जी, और स्टैक से आपने पढ़ा Z नॉट, मतलब स्टैक लगभग खाली खाली था, स्टैक कुछ नहीं बचा हुआ था उसमें, ऑब्वियस बात है, गारंटी है खाली रहा होगा, है ना, और कुछ नहीं था, इसके ऊपर कुछ नहीं है, आपने सिंपल Z नॉट ही पढ़ा है, ठीक है जी। अच्छा जी, प्लीज ज्यादा नहीं बोलता, अपने आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल बात नहीं याद करो भाई, सिंपल Z नॉट है स्टैक के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद फिर Q1 नल, तो अब आपने क्या किया, आप इस यहाँ पे आ जाओगे, स्टेट हमारी रहेगी Q1 ही, और आपने कुछ भी पुश नहीं करता, मतलब जब आपने Q1 A Z नॉट बोलते तो Z नॉट आपने पॉप करके पढ़ा था, और आपने कुछ भी पुश नहीं किया स्टैक में, ठीक है, ये मूव हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब ये देखो Q1 Z नॉट A, Q1 A Z नॉट, क्या ये बात ठीक है? महा बकवास मूव है, क्यों? Z नॉट टेप पे कहां से आ गया, मैंने आपको क्या समझाया था, ये देखो पीछे देखो मैं क्या समझा के आया हूँ, Z नॉट शुड नॉट बिलोंग टू सिग्मा, तो Z नॉट सिग्मा को बिलोंग करेगा तभी तो आप टेप से Z नॉट पढ़ोगे, टेप से, टेप पे क्या होता था, सिग्मा, सिग्मा क्या है, मतलब जो भी सिग्मा में अल्फाबेट्स हैं वही सारे टेप के ऊपर स्टोर हो रहे हैं ना, सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट, जितने भी सिंबल्स हमारे पास सिग्मा में है वही सब सिंबल्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं ना, उसी का ही मिला करके स्ट्रिंग होगा, तो मतलब Z नॉट हमारे स्ट्रिंग का पार्ट है, दिस इज नॉट अलाउड, मैं आपको पहले बताया कि देखो नीचे पीछे कि Z नॉट शुड नॉट बिलोंग टू सिग्मा, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, ये मूव एकदम बकवास है, टेप पे Z नॉट कहां से पढ़ लिया, दिस इज नेवर अलाउड, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। तो फिलहाल बस जो डेल्टा मैंने लिखा हुआ है जगह छोड़ रखी है कि डेल्टा एग्जैक्टली क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, तो अब आपका देखो यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा था डेल्टा, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो अब फाइनल डेल्टा आप मुझे समझाओगे जरा क्या होगा, डेल्टा फॉर पीडीए क्या होगा, आप बोलोगे क्यू किस स्टेट पे है, और टेप से या तो कोई आप इनपुट अल्फाबेट जो होगा आप वो पढ़ लेना, या फिर आप नल भी तो पढ़ सकते थे, ठीक है, क्रॉस टाउ इंप्लाइज क्यू टाउ स्टार, ये जो मैंने पीछे लिखा था इन दोनों को मैंने मिक्स करके लिख दिया, यूनियन जब मैं कर रहा हूं तो प्लीज नल के आगे सेट फॉर्मेट में लिखना नल को, क्यों? क्योंकि नल स्ट्रिंग एज ए सेट में ले रहा हूँ, यूनियन करूंगा तो दो सेट्स का यूनियन करूंगा, सिग्मा एक सेट है ना भाई, जिसमें जो भी हमारा इनपुट अल्फाबेट था से ए कॉमा बी, ठीक है, तो अब ए कॉमा बी जो हमारा इनपुट अल्फाबेट था, ये देखो आराम से, ए कॉमा बी से हमारा इनपुट अल्फाबेट, तो ए बी का स्ट्रिंग हम टेप से पढ़ते थे, लेकिन नल भी तो हम मतलब कुछ ना पढ़े टेप से वो भी तो अलाउड था, तो इसलिए मैंने नल यहाँ पे डाल दी, मन बोलते ना बार बार कि नल आपने टेप पढ़ सकते थे, नल भी तो टेप से पढ़ सकते थे, इसलिए नल आपने डाल दिया, रफ बात है सारी, बकवास है, ऐसे नहीं बोलना, क्या बोलना है, टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा, दिस इज ऑल्सो अलाउड, तो इसलिए मैंने नल साथ लिख दिया, ठीक है, तो सिग्मा यूनियन नल क्रॉस टाउ इंप्लाइज क्यू टाउ स्टार, आई थिंक समझ आ गया किस स्टेट पे है, किस स्टेट पे है, आपने कोई इनपुट सिंबल पढ़ा या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, दिस इज ऑल्सो अलाउड, और स्टैक से आपने टाउ मतलब एग्जैक्टली एक सिंबल स्टैक से पढ़ा, और किसी स्टेट पे जाओगे और जितने जाओगे उतने सिंबल स्टैक के अंदर पुश कर दोगे, टाउ स्टार है ना, ये याद आ रहा है ना, देखो ऊपर में अभी आपको दिखा के नल, ये देखो ये नल, नल क्यों पुश कर पाए हैं, क्योंकि टाउ स्टार है, ये जितने चाहो उतने सिंबल्स आप स्टैक के अंदर पुश कर सकते हो, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, एक बार फटाफट से छोटा करता हूँ, आप इन सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो भाई, टाइम ज्यादा लग रहा है, बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने फाइनल कंक्लूजन सारी लिख के रखी है आप लोगों के लिए, कि फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट रीड एट मोस्ट वन सिंबल फ्रॉम टेप, प्लीज ये सारी बातें ध्यान रखना, एट मोस्ट वन सिंबल फ्रॉम टेप, टेप से ज्यादा आप एक सिंबल पढ़ोगे, दो तीन सिंबल पढ़ने के लिए इजाजत नहीं है, एट मोस्ट वन सिंबल आप पढ़ोगे, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ भी ना पढ़ो, मतलब नल वाली बात, ठीक है, हाँ जी, और एग्जैक्टली वन सिंबल फ्रॉम स्टैक, स्टैक से एग्जैक्टली एक सिंबल पढ़ना है, एंड पुश एनी नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन टू स्टैक, जितने जाओगे उतने सिंबल आप स्टैक पे पुश कर सकते हो, तो मतलब
क्यू नॉट डबल ए जेड नॉट, दिस इज रॉन्ग मूव। क्यों? क्योंकि आपने टेप से दो दो सिंबल कहां से पढ़ लिया? मैंने क्या कहा था? एट मोस्ट वन सिंबल। ऐसे ही क्यू नॉट बी बी ए, तो ठीक है, टेप से तो आपने एक सिंबल पढ़ा, बस स्टैक से दो सिंबल कहां से पढ़ लिया? मैंने आपको क्या कहा था? एग्जैक्टली एक सिंबल पढ़ना है स्टैक से। समझ पा रहे हो ना? एग्जैक्टली एक सिंबल पढ़ना है टेप से, तो दो सिंबल कहां से पढ़ लिए? गलत है। एग्जैक्टली एक सिंबल पढ़ना है स्टैक से, आपने दो दो सिंबल कैसे पढ़ ली? इसलिए गलत है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आई ना इंपॉर्टेंट बात, ये देखो अब रीजन आपको समझ में आएगा। देखो लिखे आगे मैंने, सिंस वी हैव टू रीड एग्जैक्टली वन सिंबल फ्रॉम स्टैक इन एवरी मूव, हर एक मूव में एग्जैक्टली एक सिंबल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सो इनिशियली वी पुट जेड नॉट इन द स्टैक, इसलिए मैंने जेड नॉट इनिशियली स्टैक में डाल रखा है। मैंने आपको बोलता ना जेड नॉट हमने क्यों डाला है स्टैक में इनिशियली, होता कि एम्प्टी नहीं होता, हमारे पास जेड नॉट जरूर होता ही होता है। इसके कारण अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे को क्यों जेड नॉट रखना है। नहीं तो आप स्टार्ट कैसे करोगे पीडीए को? स्टार्ट करने के लिए आप ऐसे बोलोगे, डेल्टा क्यू नॉट टेप से आपने पढ़ा, स्टैक से आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने आपको पहले समझाया है, स्टैक से आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जैक्टली वन सिंबल पढ़ना ही पढ़ना है। अगर स्टैक शुरू में सारा खाली पड़ा हुआ था तो आपने पढ़ा क्या? हवा पड़ी उसमें से, हवा पढ़ना है इजाजत नहीं है, इसलिए मैंने इनिशियली जेड नोट रखा हुआ था। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट है, प्लीज याद रखना, कोई नहीं समझाएगा आपको कि इनिशियली जेड नोट हमने क्यों रखा हुआ था स्टैक के अंदर। क्लियर हो गया एकदम? क्योंकि ये चीज अलाउड नहीं है ना कि आप स्टैक से कुछ भी ना पढ़ो। अगर आपने बिल्कुल स्टैक खाली छोड़ दिया तो आपने इनिशियली आपको ये बोलना पड़ेगा कि इनिशियल सेट क्यू नोट पे खड़े हैं, जब स्टैक स्टार्ट करोगे। ये देखो ना, ये देखो पीछे, ये देखो जब मैंने आपको दिखाया था, ये देखो आप इनिशियल सेट क्यू नोट पे खड़े थे, आपने ये पढ़ा था, पहला सिंबल हमारा ए था, इनपुट स्ट्रिंग का पहला सिंबल ए था, तो आप क्यू नोट पे खड़े थे, आपने ये पढ़ा, तो फिर स्टैक से आपने कुछ भी ना पढ़ा। दिस इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि मेरा जो डेल्टा है वो ये एक बात कहता है। ये देखो मैंने आपको अभी बताया था, तो स्टैक से तो एक सिंबल एग्जैक्टली पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। ठीक है जी, ओके जी। अब आता जी टाइप्स ऑफ पीडीएफ, प्लीज वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बहुत वीडियो लंबा हो गया, अभी मैं इतना चाहता नहीं था लंबा हो जाए, बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बट एटलीस्ट आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी एग्जैक्टली पीडीए है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, अभी रहता है कुछ कुछ बातें, टाइप्स ऑफ पीडीए क्या है, एनडीपीडीए, डीपीडीए एंड सो ऑन, वो सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।